देश हमारा बरसों से डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट इकोनॉमी है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इकोनॉमी क्या अंतर होता है? आज सबके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मेड इन चाइना का चिप उनके पास जरूर होगा। 79% हम चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट पर टिके हुए हैं। हम वर्ल्ड बिगेस्ट कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर नहीं है। जितने भी ऑफिसेज हैं सबके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। फेसबुक पे हमारा डिजिटल एड चलता है। अगर फेसबुक पे हमारी कंपनी का डिजिटल एड चला तो इनडायरेक्टली पैसा फेसबुक के इकोनॉमी में। फेसबुक इज नॉट एन इंडियन कंपनी। व्हाट्सएप का कोई सब्स्टिट्यूट हमारे कंट्री में अभी तक नहीं है। हम जहाज खरीदते हैं, बोइंग का खरीदते हैं, हमारी मेड इन इंडिया जहाज हमारे पास नहीं है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि बड़ा पैसा तो वहाँ पे जा रहा है? कोविड का जो इम्पैक्ट था, ग्लोबल पेंडेमिक था, ये इंडिपेंडेंट इंडिया का पेंडेमिक है। आप कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मतलब मैक्सिमम हमें परेशान कर रहा है। अगर बीमारी है, बीमारी का इलाज करेंगे, ना कि घर में बैठ जाएंगे। लेकिन ये ऊर्जा वाली जरूरत जो मौजूदा संकट है, ये अभी अभी तुरंत कैसे सब्स्टिट्यूट खड़ा हो जाएगा? हर चीज महंगा हुआ है, क्या नहीं महंगा हुआ? घर महंगा हुआ लोगों ने नहीं खरीदा, आज कपड़ा महंगा हुआ लोगों ने नहीं खरीदा, सब्जी, चना, दाल, आटा, नमक सब कुछ महंगा हुआ, लोगों ने खरीदा ना। तेल भी महंगा होगा, लोग उसको कंज्यूम करेंगे। हमारे यहाँ पे ड्यूटी बहुत ज्यादा है पेट्रोलियम पे, एक्सेशन को कम कर दे और इकोनॉमी को बैलेंस करके इकोनॉमी को चलने दे। आप रोकिए मत, आप चलने दीजिए। इकोनॉमी रुकने से सब कुछ रुक जाएगा। जहाज उड़ रहा है तो ठीक है, जहाज को आप बोले लैंड कर जाओ, फिर उड़ने में उसको 25% फ्यूल खर्च होगा। ऑयल प्राइसेस 25 से 40-50% तक देंगे। इवन यूएस में भी हाई राइज है, चाइना में है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये भार जो है अभी तक आम आदमी तक नहीं जाने दिया। लेकिन सरकार का तो रिजर्व कम हो गया ना, रेवेन्यू कम हो गया। एक घर परिवार नहीं चल पाता। ये तो हमारे नरेंद्र मोदी जी एक देश चला रहे हैं, वो भी क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है 1.5 बिलियन। तो उन्होंने अगर ये सुझाव दिया है तो ये सुझाव उन्होंने बिल्कुल गलत दे दिया। सप्लाई डिमांड रोकने वाली चीज नहीं है, देश रुक जाएगा। कितना टैक्स का लॉस होगा? देश को सबसे ज्यादा पैसा पेट्रोलियम से आता है, जिस प्रोडक्ट से आता है। आप पेट्रोलियम महंगा खरीद के महंगा बेचिए, चलेगा, लेकिन नहीं बेचेंगे, ये कहाँ से चलेगा? अकेला एनवीडिया $4.98 ट्रिलियन का, अकेला एप्पल $4 ट्रिलियन का। हमारी इकोनॉमी से बड़ी तो उनका एक कंपनी है। आपको डॉलर मजबूत होता है, हमेशा डॉलर की दादागिरी भी कुछ लोग कहते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास सारा प्रोडक्ट है, उनके पास सारे सर्विसेज है। आपके पास सारे प्रोडक्ट और सारे सर्विसेज नहीं है। चीन कैसे टकराता है यूएस से? चीन के पास अपना पावर है ना। चीन ने फेसबुक के कंपैरिजन में बायदू बना दिया, व्हाट्सएप के कंपैरिजन में वीचैट बना दिया। उन्होंने हर चीज का सब्स्टिट्यूट बना लिया। हम नहीं बना पाए। लोग कह रहे हैं कि 24 घंटे में ट्रेडिंग सीखी, 24 घंटे में शेयर मार्केट सीखी। अब स्टॉक मार्केट की बात आपने पूछ दी है तो 90% ट्रेडर लूज देयर एंटायर कैपिटल विद इन 90 डेज ऑफ देयर ट्रेडिंग जर्नी। इफ यू आर थिंकिंग कि बाजार आपको अरबपति बना दे तो ये गलत है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है फार्मूला की रातों रात एक बच्चा पैदा हो सकता है तो नहीं हो सकता है। शॉर्टकट्स नहीं है। देयर इज नो एनी शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज नो एनी सीक्रेट टू सक्सेस, देयर इज अ सिस्टम टू सक्सेस। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट प्रकाश लित और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज कैफे पॉडकास्ट। दर्शकों, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो बिहार के जमुई से निकलकर, उनकी यात्रा बेहद लंबी है। छोटे से गांव से शुरुआत करते हैं और तमाम देशों में अब उनकी अपनी कंपनी है और अपना पूरा का पूरा साम्राज्य है। गूगल पे उनका नाम लिखेंगे तो रवि आर कुमार, साथ में नेटवर्थ भी आता है, वो चमकता है तो लोगों का ध्यान उस पर ज्यादा जाता है। लेकिन रवि सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज रवि जी को हमने इसलिए बुलाया है कि जब प्रधानमंत्री ने कहा सोना मत खरीदिए अगले 1 साल तक, गाड़ियों का थोड़ा ख्याल रखिए, तेल कम खर्च करिए, 7 अलग अलग अपील उन्होंने की। और उसके बाद देश में तरह तरह की अफवाहबाजी, अपनी अपनी कहानी, ये सब शुरू हो गया। एक अर्थशास्त्री के नजरिए से, चूंकि आप अर्थतंत्र को बेहतर जानते हैं, समझते हैं, आपने एक तंत्र अपना भी खड़ा किया है, यानी ये जो इकॉनमी है जो चलती है उसको आप बेहतर समझते हैं। ये जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पहले तो ये बताइए कि इसका क्या अर्थ आप समझ पा रहे हैं और जो दर्शकों को भी समझना चाहिए। देखिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात है कि अपील की जनता से कि आप मेट्रो से चलिए, आप गाड़ियों का प्रयोग कम कीजिए, सोना चांदी मत खरीदिए और यात्राएं कम कीजिए, आप विदेश यात्रा मत कीजिए, मतलब फ्लाइट का प्रयोग मत कीजिए। लेकिन हो सकता है कि उनके जो इकोनॉमिक पैनल हो या सलाहकार हो, क्योंकि उनका डिसीजन हमेशा सर्वोपरि है, अच्छा हो। लेकिन जहां तक हम बात करते हैं कि पैसा, एक गांव में कहावत कही जाती है, बेटा और लोटा जितना घूमेगा उतना चमकेगा। बेटा मतलब पुत्र, लोटा मतलब धन। बेटा और लोटा जितना घूमेगा उतना चमकेगा। अगर हम इन सब गतिविधियों को रोक देंगे, अगर हम ट्रेवलिंग रोक देंगे तो हम
बाहर वाले भी लोग भी हमारे यहाँ कम यात्रा करेंगे, हम यात्रा नहीं करेंगे, वहाँ के टूरिस्ट भी हमारे यहाँ नहीं आएंगे। तो इकोनॉमी में जो हम जीएसटी, टैक्सेशन या सरकारी बहुत सारी जो स्टार्टअप्स हैं, जो ट्रेवल पे स्टार्टअप्स करते हैं या ट्रेवल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, उनका रिवेन्यू कम हो जाएगा। अगर उनका रिवेन्यू कम होगा तो सरकार को रिवेन्यू कम देंगे, सरकार तो बाय डिफॉल्ट अंदर से कमजोर हो जाएगी। अगर हम चीजों का कम इस्तेमाल करेंगे, क्या हम जैसे मैं गुरुग्राम में रहता हूँ, और गुरुग्राम में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मेट्रो की सुविधाएं मिनिमम है, minimum, पॉसिबल नहीं है कि गुरुग्राम, मानेसर, अब सब जगह मेट्रो से। मैं दिल्ली एनसीआर के एरिया की बात करता हूँ। अगर मैं अपने बिहार और अपने नोनी और जमुई की बात करूँ तो ये तो खैर असंभव ही है। मैं यहाँ की बात करता हूँ तो आज के डेट में सब लोग मोटरसाइकिल या एक कार रखे हुए हैं जिससे अपनी अपनी दिनचर्या को पूरा करते हैं। अगर हम पेट्रोल और डीजल की खरीदारी करते हैं तो इससे सरकार को एक बहुत बड़ा टैक्स जाता है। और अगर हम खरीदारी नहीं करेंगे, अगर हम बंद कर देंगे, मैं मानता हूं कि जो अभी का समय चल रहा है, इस समय में थोड़ा सा हमारी सप्लाई चेन पे इफेक्ट आया हुआ है। लेकिन सप्लाई चेन पे इफेक्ट आने से हम अगर व्यापार को एक बार रोक देंगे तो व्यापार को दोबारा स्टार्ट करने में बहुत समय लगेगा। तो अगर अगर हम गाड़ियों से शौक से तो घूमते नहीं है, ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं, फैक्ट्री पे जाते हैं, तो अगर हम नहीं जाएंगे, बहुत सारा ऐसा काम है जो कि वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है। नहीं होगा। और बहुत सारा नहीं, अगर अगर इंडिया की बात करें, स्कूल में वर्क फ्रॉम होम, बच्चों का वो टीचर से वो इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। अगर हम किसी फैक्ट्री की बात करें, वर्क फ्रॉम होम एक फैक्ट्री को कैसे चला लेंगे। किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें, वर्क फ्रॉम होम, मान लीजिए लेबर्स आते हैं, मैनेजर ना आए, मैनेजर नहीं आएंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगा। तो जब प्रोडक्टिविटी नहीं होगा तो कंपनी लॉस में जाएगी। और देश में सहयोग का एक बहुत बड़ा जो योगदान है वो कॉर्पोरेट्स का है। तो कॉर्पोरेट जब लॉस में चले जाएंगे तो फिर टैक्स टैक्स के मामले में हमारा देश और कमजोर हो जाएगा, स्ट्रांग बिल्कुल नहीं होगा। तीसरी एक बातें रखी गई कि सोना मत खरीदिए, सोना मत खरीदिए, घरेलू ज्वेलर्स के लिए है। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हम लोग आज जितने भी चिप्स बनते हैं, जितने भी हम लोग बहुत सारे चिप्स जो हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वहाँ गोल्ड का प्रयोग, इंडस्ट्रियल डिमांड और सप्लाई में गोल्ड का इस्तेमाल होता है। अगर गोल्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे दे पाएंगे। हाँ, हम मानते हैं कि घर की ज्वेलरी ना खरीदें, लेकिन इंडस्ट्रियल चीजों के लिए सोना का खरीदारी आप नहीं रोक सकते। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल उसमें सोने की खपत शायद कम है। जी जी, हम दूसरे नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पे हमारा चाइना है, दूसरे नंबर पे हम आते हैं। और इंडस्ट्रियल खपत जो भी कम है। एक अभी ये अपील है, अभी ऑर्डर नहीं है, लेकिन अपील कब ऑर्डर में बदल जाए ये आप भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते हैं। लेकिन इससे बंद होने से, देखिए, मैंने एक बात कही, वो बात आज दोहराता हूँ कि आज दिल्ली एनसीआर में हम लोग बैठे हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में एक चीज हर साल बंद होता है, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक 10 दिन खुलता है, 10 दिन बंद होता है। और एनजीटी के आदेश पे होता है, वो होता है गाड़ियों को बंद कीजिए। ऑड इवन ऑड इवन बंद करने पे एक निचले तबके के इंसान का नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है कि ऑड इवन नहीं, BS4 BS5, हाँ, अगर 2019 में आपने गाड़ी खरीदी तो महाराष्ट्र में 20 साल वैलिडिटी है, यूपी में 15 साल वैलिडिटी है, लेकिन दिल्ली में वही डीजल गाड़ी 2019 में खरीदी तो आप सिर्फ 10 साल की, उस 10 साल के वैलिडिटी में 4 महीना आप गाड़ी बंद करवा रहे हैं क्योंकि आपका BS4 है। अब एक आम जनता जो मेरे एसी पब्लिक है, मेरे पास BMW 7 सीरीज है और वो BS4 इंजन पे है, तो उन्हें ये नहीं पता है ना कि BS4 क्या था, BS6। हम जो उस वक्त ट्रेंडिंग में जो कार था, कार वो हमने हमने कर ले डाली ली। और आपने बोला 10 साल के लिए चलने के लिए गाड़ी तैयार है और आपने बंद करवा दिया। उस बंद करने से हमारा तो नुकसान हुआ ना, हमें फिर एक और गाड़ी लेनी पड़ी। तो आप हर साल एक पॉल्यूशन के पेंडेमिक के नाम पे 4 महीने 5 महीने बहुत मीडिया में न्यूज चलता है, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन उसके बाद सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो सरकार बंद कराने के बजाय अगर इसके सॉल्यूशन पे फोकस करे। अभी वाली जो समस्या है, ये वाली हम्म, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की है, ऑयल के सप्लाई चेन की है। जी जी वो पूरा का पूरा सप्लाई चेन ध्वस्त है। पहले हम कुछ देशों से लेते थे, अब हमने हमारी ऑयल सप्लाई को, सरकार का कहना है कि हमने डाइवर्सिफाई किया है। जी जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और ये एक आपातकाल जैसा सिचुएशन है। लगा था कि शायद 10 दिन 5 दिन की कहानी है, लेकिन युद्ध चल गया लंबा। अब सरकार को ये लग रहा है कि ये समस्या बड़ी हो सकती है, बढ़ सकती है। ऐसे में सोना हमारी जरूरत नहीं है, सोने के बगैर आदमी जीवित रह सकता है, तेल के बगैर इकोनॉमी चलेगी नहीं। जी जी तो क्या सरकार ये
जो सोना या बाकी चीजों में जो लेविश लाइफस्टाइल है हमारा, या फिर अब कहा कि विदेश भी मत जाइए, विदेश में आप पैसा खर्चा करेंगे या जो डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं उसमें जो पैसा खर्च करेंगे वो बचाइए। ये करीब 6 लाख करोड़ के आसपास का सोना और 1-1.5 लाख करोड़ का वो जो ट्रेवल है या विदेश की यात्रा है, 7-7.5 लाख करोड़ का जो पैसा बचेगा वो इंडियन इकोनॉमी में लगाइए। हम हमारी चीजों को अगले 1 साल के लिए मतलब उसी चक्के को घुमाए जो हमारे अंदर का है, जो भारत के अंदर का है। इसको कैसे कहते हैं आप, मतलब एक्सप्लेन करते हैं कि ये ठीक है, यही बचाव का एक रास्ता था सरकार के पास, या बचाव का कोई और भी रास्ता था जो कहा जा सकता था कि नहीं ये छोड़ के आप ऐसे भी कर सकते। देखिए, एक फिल्म है ना, जो चाचा है वही भतीजा, जो भतीजा है वही चाचा है। जो दिखता है वो तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, जो नहीं दिखता वो भी समझने की कोशिश करेंगे। हम ये कहते हैं कि अगर हम इन सब गतिविधियों को रोक देंगे तो हमारे देश की विदेशी मुद्रा बाहर नहीं जाएगी। हाँ, यही लेकिन कहा अगर हम ये सब देश की गतिविधियों को रोक देंगे तो हमारे जो एनआरआई हर एक तारीख को सैलरी भेज देते थे इंडिया में कि यहाँ उनके बुरे माँ बाप हैं, तो इस कंडीशन को देख के पैसे को ही रोक देंगे तो पहला नुकसान वो पैसे नहीं भेजेंगे। हमारी बहुत सारे लोगों से बात हुई, क्या ये पैसा क्या करें कि इंडिया का स्थिति अनसर्टेन हो गया इस स्टेटमेंट के बाद, तो नहीं। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि पैसा बाहर ना जाए, पैसा हमारा बाहर जाएगा क्योंकि देश जो है आज बरसों से चला रहा, हमें 2014 की बात नहीं, 2007 में भी 8 में भी यही स्थिति थी। देश हमारा बरसों से डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट इकोनॉमी है। थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा लेकिन आपने कहा ईमानदारी पूर्वक बातें कीजिएगा, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं, क्योंकि मैं 2007, 8, 4, 5 सबको इसमें शामिल करूंगा। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इकोनॉमी क्या अंतर होता है? आज सबके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लैपटॉप्स है, टीवी है, मोबाइल फोन्स है। मेड इन चाइना का चिप उनके पास जरूर होगा, तो पैसा तो जैसे ही चाइनीज प्रोडक्ट हमने लिया, टीवी लिया, बहुत सारे, अब उसके पीछे देखिए मेड इन चाइना 100%, 79% हम चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट पर टिके हुए हैं। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा जो समस्या ये आता है कि हम आज के रेट में सर्विस प्रोडक्ट के लिए चाइनीज को दे रहे हैं और सर्विसेज के लिए हम वर्ल्ड बिगेस्ट कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर नहीं है। हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते। कंज्यूमर मतलब हम कंज्यूम करते हैं, हमारा प्रोडक्ट पे कंट्रोल नहीं है। अब जितने भी ऑफिसेज हैं सबके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट एन इंडियन कंपनी। जितने भी सिस्टम है सब लोग जीमेल यूज करते हैं, गूगल क्लाउड यूज करते हैं, हम लोग गूगल क्लाउड में पैसा पे करते हैं। क्या गूगल क्लाउड का कोई रिप्लेसमेंट इमीडिएट हमारे पास है? बिल्कुल नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं, वन ड्राइव यूज करते हैं, क्या उसका कोई है? तो पैसा तो माइक्रोसॉफ्ट को चला गया। माइक्रोसॉफ्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम के बहाने एमएस ऑफिस का प्रोडक्ट आपने लिया, आप गूगल को दे रहे हैं। फेसबुक पे कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है कि फेसबुक पे हमारा डिजिटल एड चलता है। अगर फेसबुक पे हमारी कंपनी का डिजिटल एड चला तो इनडायरेक्टली पैसा फेसबुक के अकाउंट में बढ़ा। फेसबुक इज नॉट एन इंडियन कंपनी, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं आ पाया। व्हाट्सएप हम लोग यूज करते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस यूज करते हैं, व्हाट्सएप एपीआई यूज करते हैं। व्हाट्सएप का कोई सब्स्टिट्यूट हमारे कंट्री में अभी तक नहीं है जो कि व्हाट्सएप के ऐसा उतने बड़े पैमाने पे चल सके। व्हाट्सएप के बाद फिर हम लेके चलते हैं आपको मल्टीपल सोर्सेज। अभी भी BMW, ऑडी और मर्सिडीज के टक्कर देने वाली हमारे पास कोई ऑटोमोबाइल्स कंपनी नहीं जो कि उस लेवल को टक्कर दे सके। हम जहाज खरीदते हैं, बोइंग का खरीदते हैं, हमारी मेड इन इंडिया जहाज हमारे पास नहीं है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि बड़ा पैसा तो वहां पे जा रहा है? एक रिटेल ट्रेडर थोड़ा बचा भी लेगा लेकिन बड़ा पैसा तो वहां पे लीकेज है। हर एक प्रोडक्ट और हर एक सर्विसेज के लिए हम डायरेक्टली विदेशी कंपनियों पे टिके हुए हैं। आपके मोबाइल में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, या तो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम या तो एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों बाहर का है। आज 100 लोगों को पकड़िए और 100 लोगों के में 90 लोगों के हाथ में 2 ही मोबाइल फोन होगा, सैमसंग का होगा या एप्पल का होगा। एप्पल अमेरिकन कंपनी है, सैमसंग कोरिया की। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि पैसा सिर्फ और सिर्फ ट्रेवलिंग को रोक देने से? क्या इन सब गतिविधियों को एक साथ रोका जा सकता? और ये आज से नहीं, नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले से भी ये गतिविधियां थी, उस वक्त की सरकारों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। तो पैसा, मोबाइल फोन, आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे, डिजिटल डिवाइस आप खरीदेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे, गूगल यूज करेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे, वन ड्राइव आप यूज करेंगे। कैसे आप कह सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम करने से हमारा पैसे का लीकेज बंद हो जाएगा? पैसे का लीकेज बंद नहीं होगा, इनफैक्ट रिवेन्यू हमारे यहाँ का कम हो जाएगा और वो मजबूत हो जाएंगे। जब कोविड हुआ
तो कोविड में मतलब दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराई, हाँ हमारे यहाँ भी मामला खराब हुआ। ठीक है। उस समय जितनी दुनिया की एजेंसीज थी, उन्होंने ये कहा कि कोविड का इम्पैक्ट भारत पर सबसे कम इसलिए होगा क्योंकि भारत सेल्फ ड्रिवन इकोनॉमी है, कि भारत जो प्रोड्यूस करता है वो खपत होने की क्षमता भारत के का मार्केट रखता है, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। क्या प्रधानमंत्री ये जो कह रहे हैं, ये कोविड के बाद जैसे जो भी इकोनॉमीज दुनिया में उभरी, उनमें ये बताया गया कि कोविड के बाद भारत की इकोनॉमी तेजी से रिवाइव कर गई, क्या वो सीख का इस्तेमाल यहाँ करना चाह रहे हैं? मुझे नहीं पता, इस संकट मुझे नहीं पता कि आप कौन से डेटा की बात कर रहे हैं। मेरी नजरों में तो इतना बड़ा कोई डेटा नहीं दिखता, और मैंने देखा कि कभी बीबीसी, सीएनएन, अब बहुत बड़े मीडिया हाउस पे इस न्यूज को चलते मैंने नहीं देखा, इसलिए मैं इस सोर्स पे कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है और मुझे नहीं दिखता कि हम नहीं, जैसे बड़े बड़े आर्टिकल छापे गए जगह जगह कि भारत का बाजार बहुत बड़ा है, ये आर्टिकल किसने छापा? भारत का मीडिया ने, कंज्यूमर विदेशी बेस बहुत बड़ा है, मीडिया ने। जगह जगह छपे सर, दुनिया की कई भारत का देशों में। बाजार बहुत बड़ा है, भारत का कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है। कोविड का सिमिलर इम्पैक्ट भारत पे भी पड़ा और दुनिया के हर चीजों पर पड़ा। कोविड का जो इम्पैक्ट था ग्लोबल पेंडेमिक था, ये इंडिपेंडेंट इंडिया का पेंडेमिक है। ग्लोबल पेंडेमिक में सब लोग सेम इफेक्टेड थे और सब लोग का मानसिकता लगभग सेम था। अभी सिर्फ और सिर्फ एक जगह का गाड़ी रुका है, अभी आपका चाइना का गाड़ी नहीं रुका, आपका अमेरिका का गाड़ी नहीं रुका है, तो ये लोग अपनी धुन में चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का गाड़ी नहीं रुका है, तो ये लोग अपनी धुन में चल रहे हैं। कोविड का इम्पैक्ट ग्लोबल इम्पैक्ट था और ये जो इम्पैक्ट है ये इंडिया का इंडिपेंडेंट इम्पैक्ट है। आप ये कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मतलब मैक्सिमम हमें परेशान कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वाल सप्लाई का प्रॉब्लम्स है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना है, ना कि सब कुछ बंद कर देना है। अगर बीमारी है तो बीमारी का इलाज करेंगे, ना कि घर में बैठ जाएंगे। बीमारी का इलाज करना ज्यादा जरूरी है, बीमार को बंद करने से बीमारी का इलाज नहीं होगा। तो रवि जी, जैसे हम वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मैक्सिमम दुनिया के देशों पर निर्भर हैं, जी जी, और अब तो दुनिया ग्लोबल है, हाँ, सब एक दूसरे से संबंधित हैं, हाँ, कोई ना कोई किसी ना किसी से कुछ ना कुछ ले ही रहा है और बदले में कुछ दे रहा है, दुनिया ऐसे ही चल रही है। तो भारत जो है, जैसे हम हमारी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर है, हमारे ऊपर भी कुछ देश खाने पीने की चीजों के लिए, दवाइयों के लिए निर्भर हैं। बिल्कुल। मिडिल ईस्ट के जिन देशों से हम ऑयल लेते हैं उनको हम दवा देते हैं, बहुतों को खाना पीना भी भेजते हैं। इस पूरे सिनारियो को, इस पूरे सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं इस हिसाब से, क्योंकि ऊर्जा तो हमारे पास है नहीं और सब्स्टिट्यूट आप 2 दिन में तैयार भी नहीं कर सकते। जो चीजें हो रही हैं पिछले 10 साल में वो बताया जा सकता है कि भारत सरकार विंड एनर्जी पे काम कर रही है, सोलर एनर्जी पे काम हो रहा है। अब जैसे इन्होंने कहा कि जी हमारे जो रेलवे लाइंस हैं उनको हमने 99% इलेक्ट्रिफाइड कर दिया है, वो चीज हमने शॉर्ट आउट कर दी है। लेकिन ये ऊर्जा वाली जरूरत जो मौजूदा संकट है, ये अभी अभी तुरंत कैसे सब्स्टिट्यूट खड़ा हो जाएगा? देखिए, लॉकडाउन के बाद ना, लॉकडाउन के पहले जो मस्टर्ड ऑयल का प्राइस था 65 रुपीज पर लीटर, लॉकडाउन के बाद 150 रुपीज पर लीटर हो गया, तो लोग खाए। अगर हमारी भाषा में बात किया जाए कि इस जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए, अगर कहीं से 1 या 2 रुपये महंगा मिले तो हम महंगे लेके अपने फैक्ट्री, अपने काम, अपने फ्लाइट्स, अपने ट्रेवल और टूरिज्म को नहीं रोकेंगे। हम पहले इसका सब्स्टिट्यूट लेंगे कि चाहे 1 रुपया महंगा मिल रहा है, हमारा इकोनॉमी तो चल रहा है, तब तक हम इकोनॉमी को चलाएंगे। हर चीज महंगा हुआ है, क्या नहीं महंगा हुआ? घर महंगा हुआ लोगों ने नहीं खरीदा, आज कपड़ा महंगा हुआ लोगों ने नहीं खरीदा, सब्जी, चना, दाल, आटा, नमक सब कुछ महंगा हुआ, लोगों ने खरीदा ना। तो तेल भी महंगा होगा, लोग उसको कंज्यूम करेंगे। हमारे पास सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। हमारे पास जैसे वो नहीं होता है कि हमेशा एक दूसरा रास्ता भी होना चाहिए, कि अगर ये नहीं तो दूसरा रास्ता हमारे पास होना चाहिए। रसिया से तेल आज हमारा चाबहार पोर्ट अगर ओपन होता तो ये दिक्कतें नहीं आती। क्यों खुला, क्यों बंद हुआ, हम तो उतने बड़े एक्सपर्ट, पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं है जो कि हम इसमें जाएंगे। चाबहार पोर्ट से खुला होता कोई दिक्कतें हमारे पास नहीं आती। लेकिन आज के डेट में अगर हमसे सलाह ली जाए तो हम एक ही चीज कहेंगे कि अगर 2 रुपया कहीं से महंगा मिल रहा है तो थोड़ा सा गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन को कम कर दे। हमारे यहाँ पे ड्यूटी बहुत ज्यादा है, पेट्रोलियम पे टैक्सेशन बहुत ज्यादा है, टैक्सेशन को कम कर दे और इकोनॉमी को बैलेंस करके इकोनॉमी को चलने दे। ये पैनिक आप रोकिए मत, आप चलने दीजिए। इकोनॉमी रुकने से सब कुछ रुक जाएगा। क्योंकि एक बार जब मान लीजिए कोई जहाज है, जहाज उड़ रहा है तो ठीक है,
जहाज को आप बोले लैंड कर जाओ, फिर उड़ने में उसको 25% फ्यूल खर्च होगा, फिर उसको उड़ने में बहुत ताकत लगाना पड़ेगा। अब इसका सबसे बड़ा संकट ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपके है बगल में, ठीक है, अरब के देश हैं बगल में। ठीक है। आप अब तक रशिया से ले रहे थे, रशिया से ऑयल लेने पर है सैंक्शंस, वो शायद आप ब्लैक फ्लीट वगैरह से ले लेते होंगे, शैडो फ्लीट से ले लेते होंगे। ऑफिशियल तो एक तरह का बैन है, वो यूएस कर रहा है। यूएस ने वेनेजुएला ऑयल पर लगभग कब्जा कर लिया है। अब शायद इशारा ये है कि आप हमसे तेल लीजिए, आप दुनिया के सबसे बड़े ऑयल कंज्यूमर भी हैं। तो क्या ये कहानी है कि भाई आप उनसे छोड़िए, हमसे लीजिए? वो वाली भी कहानी शुरू होते होते बहुत लंबा समय जाएगा उस पूरे इकोसिस्टम को तैयार करने में, बनाने में। क्या इसीलिए ये 1 साल का समय है, या फिर वर्ल्ड ऑर्डर में या वर्ल्ड के इकोनॉमिक खेल में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके निशाने पर भारत है? सर, 1 साल में जिनका व्यापार चल रहा है और जिनका यहाँ पे सब कुछ एस्टेब्लिश्ड है, सारे मैन पावर चले जाएंगे, चीजें कम पड़ जाएगी, वर्क होम प्रोडक्टिविटी कम पड़ जाएगी, कंपनी लॉस में चली जाएगी, तो 1 साल बाद कंपनी को उसको रिकवर करने में 3 वर्ष का समय लगेगा। आप समझिए इन बातों को। इमीडिएट सरकार के पास एक छोटा सा जो इंस्पेक्टर होते हैं, जो छोटे से दरोगा होते हैं, उनके पास अल्टीमेट पावर होता है। सरकार के पास तो बहुत पावर है, और वो भारत जो कि दुनिया के सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री है, इनके पास तो अनलिमिटेड पावर है। ये सही से पॉलिसी बनाए और इमीडिएट इस पे सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत सारी कंट्री है जहां से इनको सॉल्यूशन मिल सकता है, लेकिन सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है ना। सऊदी अरबिया का तो रूट बंद है, जो है मस्कट का रूट खुला हुआ है, आपके सामने मस्कट है। आप एक ही जगह पे फोकस मत कीजिए। हाँ, थोड़ा सा बीपी के अंदर में बहुत सारा पंप आता है, पीडीओ के अंदर में आता है, तो उनसे थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन बिठाना पड़ेगा कि पीडीओ से कैसे हम मिलते हैं, या फिर बीपी से कैसे हम अपना स्मार्ट कार्ड बिठा पाते हैं, कैसे गवर्नमेंट स्मार्ट कार्ड बिठा पाती है। बहुत ऑयल प्रोडक्शन मस्कट में है और डेट फ्री कंट्री भी है। तो हमें नहीं पता कि ये डील कैसे होगा, लेकिन यहाँ भी ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है। अब वहां से भी सरकारें बातें बढ़ा सकती है। ये पूरा रीजन है, आप वहां से लाने में आपको थोड़ा समस्या हो रही कि यूएस से आने में हमें 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा। 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा ना, लेकिन जब हम क्राइसिस में हैं तो हमें क्राइसिस को दबाना नहीं है, उसको सॉल्यूशन निकालना है। तो अभी मैं देख रहा था कि ऑयल डाटा जो है दुनिया का, हाँ। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ये पूरी कहानी शुरू हुई, तो दुनिया के लगभग 70-80 अधिकतर देशों में ऑयल प्राइसेस 25 से 40-50% तक देंगे। इवन यूएस में भी हाई राइज है ऑयल को लेकर, चाइना में है। चाइना ने तो जैसे ही अमेरिका ने हमला किया, उसने अपने यहाँ प्राइस राइज कर दिया। हमारे यहाँ अभी तक, मतलब जिस समय हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, आज के दिन में 3-3 रुपए पेट्रोल और डीजल पर बढ़ा है, गैस पर 2 रुपए। मतलब इस युद्ध को चलते चलते करीब 70 दिन से ज्यादा हो गए। इंडियन गवर्नमेंट ने ये भार जो है अभी तक आम आदमी तक नहीं जाने दिया। क्या ये कोई तैयारी थी जो पीछे गवर्नमेंट ने की थी? क्योंकि पहले लोगों ने कहा कि आप रशियन ऑयल सस्ते में खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को महंगा बेच रहे हैं। क्या उसका फायदा हुआ इस बीच में भारत सरकार को कि आम लोगों तक वो दबाव नहीं गया? देखिए, कुछ जगहों पे ना भारत सरकार का मैं तारीफ करता हूँ इन लोगों की कि ये लोग बहुत अच्छा किए। हमारा करेंसी भी इतना डिवैल्यूएट हुआ, और हमारा जो ये जो 27 फरवरी से जो वॉर वाली स्थिति बनी हुई है यूएई और ईरान के बीच में, हम यूएई ईरान बोलेंगे क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूएई ईरान हम बोलेंगे। यूएई ईरान के बीच जो जंग वाली स्थिति बनी हुई है, हमारे पास पहले से ऑयल रिजर्व है। और इसका दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि बीच में हमारे पास कुछ इलेक्शंस का माहौल था। हमारे पास 5 राज्यों में चुनाव, हमारे असम में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में चुनाव का माहौल था। तो सरकार हो सकता है कि सरकार 2 काम करे। पहला कि उस चुनाव के माहौल में की वजह से इसको आम लोगों को फायदा हो गया, प्राइस को नहीं बढ़ाई, आम जनता का फायदा हुआ, लेकिन सरकार का तो रिजर्व कम हो गया ना, रिवेन्यू कम हो गया। उसी बीच में हमारा डॉलर का डिवेल्यूएशन बहुत भयंकर तरीके 12% का डॉलर का डिवेल्यूएशन हुआ। दूसरा जो सबसे ज्यादा जो इन्होंने क्या किया कि इस पे नजर नहीं रखा। इन्होंने कहा कि चलो इलेक्शंस के बाद आप इक्वल बोझ बताते ना कि ये चीजें ट्रांसपेरेंट रखी पिक्चर को लोगों के साथ। हमारा हर देश के पास ऑयल का रिजर्व होता है।
ऐसा नहीं होता है मजदूर की तरह कि सुबह लाना है शाम में खाना है। हमारे पास 70 दिन का 80 दिन का वाइल्ड रिजर्व होता है, तो वो वाइल्ड रिजर्व अभी हमारा चल रहा है। और जब वो वाइल्ड रिजर्व जब तक खत्म होने की स्थिति में हो, उससे पहले हमें दूसरे रिजर्व का, अब इन्हें लगता है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ाएंगे, लेकिन जिन्हें ऑफिस जाना है वो जाएंगे ही जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर टोल टैक्स है, उस टोल टैक्स से आपको डेली गुजरना है, अगर टोल टैक्स का कीमत 40 रुपए का है और अगले दिन जैसे कि एक टोल टैक्स आता है ग्वाल पहाड़ी पे, फरीदाबाद से गुरुग्राम की तरफ आते हैं, तो उस टोल टैक्स में पहले 35 रुपए अप एंड डाउन का टिकट था, और देखते देखते 50 और 60 का कब हो गया पता नहीं चला। लेकिन वो लोग आना जाना बंद नहीं किए। आप पेट्रोल का प्राइस आज 10 रुपए भी प्रति लीटर बढ़ा दीजिए, जिन्हें जाना है उन्हें जाना है, वो सॉल्यूशन ही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री के आसपास जो इकोनॉमिक टीम होगी, जो अर्थशास्त्र इकोनॉमी को समझती होगी, वो तो निश्चित तौर पर मशवरा किया होगा, बात की होगी। तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये सबसे आसान रास्ता प्रधानमंत्री को सुझा दिया गया कि ये किया जा सकता है कि सोना मत नहीं नहीं, उन्होंने देश तो मत जाओ? देखिए, किसी भी प्रधानमंत्री के आगे पीछे इकोनॉमिक एडवाइजर्स होते हैं और वो सलाह देते हैं कि एग्जैक्टली क्या करना है, क्योंकि एक राजा सारे कार्य, उनका अलग अलग पूरे उनका उनका तंत्र होता है। एक राजा का बहुत बड़ा तंत्र होता है, क्योंकि एक राज्य चलाना, एक देश चलाना बहुत बड़ा काम है, बहुत बहुत करेज का और बहुत टफ टास्क है। एक घर परिवार नहीं चल पाता। ये तो हमारे नरेंद्र मोदी जी एक देश चला रहे हैं, वो भी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है 1.5 बिलियन। तो उन्होंने अगर ये सुझाव दिया है तो ये सुझाव उन्होंने बिल्कुल गलत दे दिया, और इस सुझाव पे विचार करने की सख्त जरूरत है। इसका सॉल्यूशन निकालिए। और आपने 1 साल का बोला, ये बोलते कुछ दिन हो, जैसे लॉकडाउन में पहले आपको 3 बोला गया कि 1 दिन के लिए बंद कीजिए, 1 दिन का डेमो सक्सेसफुल हुआ, फिर 3 दिन के लिए, फिर जाके 1 महीने के लिए, आपने सीधा 1 साल बोल दिया। तो व्यापारी तो टेंशन में आ गया है कि भाई करें क्या। और देश को पॉलिटिकल पार्टियां नहीं चलाती है, देश को व्यापारी चलाते हैं। व्यापारी ही पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करेंगे, वही जीएसटी भरेंगे, वही टैक्स भरेंगे, सब कुछ वही करेंगे। उनको अपने पैनिक में डाल दिया कि जी वर्क फ्रॉम होम करवाओ। वर्क फ्रॉम होम में प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा, एक व्यापार लॉस में चला जाएगा। जो जानकार ये कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ सोने की खपत है, वो अधिकतर सोना हम आभूषण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सरकार उसके बदौलत जो है अपना विदेशी मुद्रा जाता है, फॉरेक्स खर्च करती है। आप वो नहीं लोगे तो फॉरेक्स पर हम रोक लगाएंगे। अभी हमको, हमारे लिए तेल जरूरी है। जो ये लोग कह रहे हैं कि सोना बहुत खरीद रहे हैं, बहुत खरीद रहे हैं, उस पर बहुत खर्च है, इसको रोकिए। इस डिबेट में कितना दम है, और इससे जो भारत का फॉरेक्स है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो कितना सुरक्षित होता है, या उसको कितनी राहत मिलती है? क्या घटते रुपए की कीमत जो है वो उसमें सुधार होगा, या उसकी स्पीड कम होगी? इस बात में दम है, इस डिबेट में दम है। देखिए, फॉरेक्स गोल्ड का रिजर्व हमारे पास नहीं, हम गोल्ड कहीं से लेते हैं और हम उन्हें गोल्ड के बदले पैसा देते हैं। और एक बात है कि भारत में आभूषणों में बहुत ज्यादा गोल्ड का प्रयोग किया जाता है, ये भी बात पूर्णतः सत्य है। लेकिन एक बात और समझिए कि गोल्ड का सर्कुलेशन भी होता है। कुछ लोग बेचते हैं, कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग उससे भी एक, अगर कोई ज्वेलर्स अगर 15% का मेकिंग चार्ज लेता है, 3% का जीएसटी लेता है, आप नए इंपोर्ट को बंद कर दीजिए जब तक हमारे पास लेकिन हम जो खरीद रहे हैं सोने का सिकरी या ब्रेसलेट, हाँ हाँ, तो आदमी जाके गोदरेज में बंद कर दे रहा है, वो तो डेड एसेट है ना। देखिए वो डेड एसेट्स है, लेकिन आज के समय में किसी को बोलेंगे डेड एसेट्स है तो बोलेंगे कि हमने तो लिया था 30,000 का, आज हो गया 1.5 लाख रुपए का, तो हम तो बैंक से ज्यादा प्रॉफिट कमा लिए। तो जाके, लेकिन वो बेचता कहाँ है? वो बेचेगा नहीं सोना जाके। नहीं नहीं, बिकता है। हमारे घर, हमारी माता जी ने मंगलसूत्र बेचा था जब हमारे बड़े भाई साहब को बेचना था, जरूरत के समय, जरूरत के समय। तो वही लेकिन क्राइसिस फंड वही है ना। भारत में गोल्ड तो इमोशन है सर। हाँ। कि आदमी जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है, जिसके पास है वो इस बात की संतुष्टि में है कि चलो गोदरेज में है, हमारे पास है। ये मतलब गोल्ड का यूज या गोल्ड का बेचना उससे ज्यादा इमोशन है, सोच में ज्यादा सोना है। देखिए, इसका एक सही गाइडलाइन होना चाहिए, और उस सही गाइडलाइन के युद्ध में आज डायरेक्ट रूप से शामिल है यूएई और ईरान।
यूएई ने कभी ये एडवाइजरी जारी नहीं किया कि आप गोल्ड मत खरीदिए, कभी ये एडवाइजरी जारी उसकी तो पूरी इकोनॉमी गोल्ड पे है। उन्होंने कभी नहीं, उनकी इकोनॉमी टूरिज्म पे सबसे ज्यादा है, और अबू धाबी का इकोनॉमी जो है पेट्रोलियम पे है। दुबई के पास तो पेट्रोलियम भी नहीं, टूरिज्म का इकोनॉमी है, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। हम इसका एक, अगेन आई विल रिपीट द सेम सेंटेंस अगेन एंड अगेन, इसका एक वे आउट और कुछ हो सकता है। ये वे आउट नहीं, एक चीज को रोकने से बहुत चीजें रुक जा रही है। सरकार का रिवेन्यू कम हो जाएगा। अभी परसों का एक न्यूज है, आप अगर देखते होंगे तो एक इन्होंने क्या किया कि मार्केट में इन्होंने 6% से ड्यूटी को बढ़ाकर 15% कर दिया। हाँ, गोल्ड तो वो भी तो, इसका मतलब लोग बाय कर रहे हैं, तो अब उनके लिए और ज्यादा महंगा हो जाएगा। जो खरीदने वाले हों। आप सीधा बोलते सारे लोग कहाँ से सोना कोई नहीं बेचेगा, खरीदेंगे नहीं। ये तो उसी तरह की बातें हो गई ना कि दिवाली में चाइनीज वो लाइट का बहिष्कार करो, तो चाइनीज लाइट का अगर बहिष्कार करना है, चाइना से इंपोर्ट को रोक देंगे ना। चाइनीज लाइट का बहिष्कार करें, चाइना से इंपोर्ट को रोक देंगे। सीधे जितने व्यापारी थे उनको बोलना है कि आप गोल्ड नहीं बेचेंगे, तो लोग खरीदेंगे ही नहीं। गोल्ड अगर बिक रहा है तो गोल्ड खरीदेगा ही खरीदेगा। बेचने वाले पे कंट्रोल कर लीजिए, सेलर के हाथ में बाजार का कंट्रोल होता है। बेचने वाले पे अगर हम बाजार को कंट्रोल कर लेंगे तो खरीदने वाले तो बाय डिफॉल्ट नहीं खरीदेंगे ना। जब घर का मुखिया कह रहा है कि खाना थोड़ा कम खाओ, 5 रोटी नहीं 2 ही रोटी खाओ, और इस मतलब जो अपील की गई है प्रधानमंत्री की तरफ से, आप दुनिया भर के देशों में घूम रहे हैं, जानते हैं, और अब तो ये पूरा सिनारियो आम आदमी, मान लीजिए बिहार के जमुई में कोई जो आपको सुन रहा होगा कि रवि बता रहे हैं, उसको इस पूरे मामले को कैसे लेना चाहिए और प्रधानमंत्री की बात कितनी गंभीर है, और ये भारतीय इकोनॉमी के लिए क्या किसी बड़े खतरे की तरफ कोई अंदेशा है जो प्रधानमंत्री बोल गए हैं, या फिर एक ऐसा झंझावात है या तूफान है जिससे हम लोग थोड़े समय में निकल जाए। ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि ये भारतीय इकोनॉमी का कि मतलब हम कहते हैं कि इकोनॉमी ग्रोथ नहीं है, इकोनॉमी का डिवेल्यूशन, इसके प्रति एक सीधा पॉइंट है कि हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है। क्यों नीचे जा रही है? क्योंकि हर चीज हमारा डॉलर के साथ चलता है। अगर आप अमेरिका में एक आईफोन लेने जाएंगे तो आपको वो आईफोन आपको $1200 का, $1300 का मिल जाएगा आईफोन, जो प्रो वर्जन है। यहाँ पे आपको मिलता है 1.5 लाख का। अगर आने वाले समय प्राइस रिवाइज होगा तो और महंगा मिलेगा। इसका रीजन बड़ा सिंपल है। रीजन ये है कि आज जो 80 रुपीज का जो हमारा डॉलर हुआ करता था, मेरी पहली सैलरी आई 2008 में, उस वक्त 40 रुपीज के रेट से सैलरी आई थी, तो आज 95 रुपीज के रेट से। इकोनॉमी आज भी $4 ट्रिलियन का ही है। हम 3 साल से सुन रहे कि इकोनॉमी $4 ट्रिलियन का ही है। इसका मतलब इकोनॉमी हमारा नहीं बढ़ा। अगर हम खर्चे करेंगे तो इसी पैसे को खर्च करेंगे। हम जहां थे वहीं हैं, जहां थे वहां नहीं है, जहां थे वहां से पीछे पीछे हो गए। क्यों पीछे है, समझाता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं नोएडा में एक प्रॉपर्टी लेता हूँ, और नोएडा में प्रॉपर्टी अगर हमने लिया 1 करोड़ रुपए का आज के 1 साल पहले, और आज वो प्रॉपर्टी हमारा 1 करोड़ 15 लाख रुपए का बिकता है, तो क्या हम 15 लाख रुपया कमाए? एक अगर बाहर से मैं इन्वेस्टर, अगर मैं वही पैसा दुबई से लाके इन्वेस्ट किया हूँ, तो उस वक्त रेट हमारा था डॉलर के कंपेरिजन में 84, 85, 86, और अभी हो गया 96। तो हमने जो ये 15-20 लाख रुपया कमाया, इस पे हम कैपिटल गेन टैक्स भी भरेंगे और हम कम पैसे लेके जाएंगे। तो बाहर का ये जो हमारा पहला करेंसी डिवैल्यूएट होने से हमारे देश में बाहर का पैसा आना कम हो जाएगा। आज स्टॉक मार्केट, इसलिए लोग करें, स्टॉक मार्केट 2024 के अक्टूबर में 26,000 रुपए का था, और आज स्टॉक मार्केट 23,000 और 24,000 रुपए है। बहुत ज्यादा नहीं टूटा है। उस वक्त डॉलर की वैल्यू 80 रुपीज की थी और आज 96 पे है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर अगर कुछ पैसा कमा भी लिए तो वो लॉस में है, ना कि प्रॉफिट में है। तो इसका सीधा असर हर एक आदमी की थाली पे पड़ेगा। आपने एक बात कही कि आज अगर हम 5 रोटी खाते हैं और हमारे देश के नेता बोल रहे हैं, परिवार के मुखिया बोल रहे हैं कि 2 रोटी खाओ, तो 2 रोटी खाने से शरीर में एनर्जी डेफिशिएंसी आ जाएगी। आपका खुराक 5 रोटी का है तो आप 4 कर सकते हैं, 2 और 1 नहीं कर सकते हैं। एनर्जी डिफिशिएंसी आने के बाद फिर उस एनर्जी को बनाने में आपको समय लगेगा। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि लगातार नहीं करना है, थोड़े दिन का संकट है, इसको सबको मिलजुल के झेलना है।
तो क्या इकोनॉमिक पहिया धीरे धीरे चलेगा? जो कहा गया कि भारत सेल्फ ड्रिवन इकोनॉमी है, हमारा बाजार बड़ा है, या फिर हम पूरी तरह से चीजों को रोक रहे हैं? एक छोटा सा हिस्सा हमने मान लीजिए कुछ कह दिया जी ये मन नहीं करेंगे, केवल वो नहीं करने से उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर इतना है कि हम और पिछड़ जाएंगे। सर सबसे ज्यादा हम लोग ड्रेनेज हो रहे हैं, हमारा जो सबसे ज्यादा लीकेज जा रहा है सर्विसेज के नाम पे, बताया ना, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजोन। आप नहीं रोक सकते आज के डेट में, वो रोकेंगे तो सब रुक जाएगा। और बड़ा अमाउंट उसी में जा रहा है, बड़ा अमाउंट उसी में जा रहा है। एक व्यापारी को पूछिए कि आप कितना सब्सक्रिप्शन देते हैं हर महीने, गूगल को क्लाउड के रूप में, माइक्रोसॉफ्ट को क्लाउड के रूप में, बोलेंगे लाखों देते हैं। वो ज्वेलरी नहीं खरीदते हैं, उनका हर महीने का लाखों का सब्सक्रिप्शन है। आज सेल्स फोर्स को, सब सारे हम कंपनी लोगों का कोई इस्तेमाल नहीं है, हम लोग गूगल को 200-250 रुपए महीना दे रहे हैं, यूट्यूब को 250 महीना दे रहे हैं प्रीमियम का। दे रहे हैं ना। नहीं, आज आप, एक ड्रेनेज नहीं है। एक आदमी अगर बोला जाए तो साल में 10,000 का, 50,000 का सोना नहीं खरीदता है, एक परिवार की बात की जाए, लेकिन इनडायरेक्टली डायरेक्टली अगर एक व्यापारी को लाखों रुपए का एडवर्टाइजमेंट, आज तो एडवर्टाइजमेंट का फॉर्म भी डिजिटल हो गया, एडवर्टाइजमेंट का फॉर्म व्हाट्सएप पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टबूला, और ये सब एडवर्टाइजमेंट जब होगा उस प्लेटफॉर्म पे, तो उसका रिवेन्यू किनको जाएगा? उसका रिवेन्यू उनको जाएगा जो उस कंपनी को ऑन करते हैं। आज कोई भी ब्रांड अपने आप को प्रमोट करने के लिए गूगल एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल करती है, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल करती है। आप तो अगर उस प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट विदेश तो हमारा पैसा जा ही रहा है ना। पैसे का लीकेज कहाँ बंद हुआ? हम एक अनपढ़ जनता के लिए लीकेज दिख रहा है कि हम ये कर देंगे तो पैसा नहीं जाएगा। तो अगर नहीं करेंगे तो अनपढ़ जनता को वर्क फ्रॉम होम की जरूरत ही क्या है? हम ही नहीं कर रहे हो उसको। हम इस गतिविधि को एक्टिवेट करके, और विदेशी इंपोर्ट को, डिजिटल इक्विपमेंट ज्यादा चाहिए। अभी हमारे घर में बच्चा है, 3 बच्चे अगर घर में, तो 3 डिजिटल इक्विपमेंट चाहिए। मतलब हम उसमें एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट सब चाइना या अमेरिका का ही इस्तेमाल करेंगे, तो हम चाइना अमेरिका को पैसा और दे दिए। एप्पल का प्रोडक्ट, एप्पल को हमने पैसा दे दिया। तो जो वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बड़ा जो लूपहोल्स इधर जा रहा है, अब छोटे लूपहोल्स पे जनता उलझ रही है। आप इंडियन इकोनॉमी को कैसे देखते हैं? 2 चीजें, या तो ग्लास आधी भरी हुई है या पूरा भरा हुआ है। कैसे देखते हैं इंडियन इकोनॉमी को, या पूरा ग्लास खाली है? मैं बड़ा सीधा बात करता हूँ, एक आम आदमी की भाषा में बात करता हूँ, लेमन लैंग्वेज की भाषा में बात करता हूँ। इंडियन इकोनॉमी हमारी, मैं 2007-8 से एक्टिव हुआ मार्केट में, 7-8 से अभी तक की बातें करूंगा, लगभग ये 20 सालों की बात, 19-20 सालों की बात करूंगा। इंडियन कंपनी कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना पाई जिसका ग्लोबल एक्सेप्टेंस हो। प्रोडक्ट जैसे सर? जो टॉप 100 में कोई कंपनी आती हो, जैसे टॉप 100, टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो चलिए हमारे अंबानी जिसमें आते हैं, टॉप 10 में है। हाँ, लेकिन टॉप 100 रिचेस्ट कंपनी, टॉप 10 रिचेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड में हमारी रिलायंस इंडस्ट्री नहीं आती है। आज रिलायंस इंडस्ट्री, जियो बाहर के यूजर जियो का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज हम कोई ऐसा यूजर नहीं जो कि हमारे प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट हो। जैसे कि आज एक नोटबंदी में आपने लोगों को लाइन में लगे हुए देखा कि नोटबंदी हुआ, लाइन में लग गया। कोविड में लोगों को लाइन पे लगे हुए देखा कि आज सिर्फ जीमेल बंद हो जाए ना, बैंक के अंदर क्राइसिस आएगा, क्योंकि हर एक अकाउंट ईमेल से लिंक्ड है, हर एक अकाउंट इंटरनेट बैंक से लिंक्ड है। या तो आप माइक्रोसॉफ्ट का live.com, outlook.com यूज कर रहे हैं, या तो आप जीमेल यूज कर रहे हैं। जीमेल लगभग हर इंसान के बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है। अब ग्लोबल क्राइसिस की बात करें, हम व्हाट्सएप की बात करें, मैसेजिंग की बात करते हैं, व्हाट्सएप की बात करते हैं। आज इंडिया में टिकटॉक को बैन किया गया, टिकटॉक का रिवेन्यू बढ़ा, तो चाइनीज सारे प्रोडक्ट को बैन क्यों नहीं किया गया? लॉकडाउन के दौरान टिकटॉक को बंद किया कि चाइनीज प्रोडक्ट है। तो जो लोग चाइनीज प्रोडक्ट को बंद किए थे, ये बात वही हो गई ना कि हम आपका खा के आप ही को हम विरोध कर रहे हैं। हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बैठ के ट्रम्प का विरोध कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उसी का है। हम फेसबुक पे बैठ के, ट्विटर भी उन्हीं का है, x.com। हम फेसबुक पे डाल रहे हैं कि अमेरिका हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा, उन्हीं के घर पे उन्हीं का चीज है, वो जब चाहे बंद कर सकता है। किस लेवल का हाइपोक्रेसी चल रहा है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये वही हो गया ना कि बंद कर दो, क्या बंद हो रहा है?
नहीं, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ हाँ हाँ कि 2007-8 में जब रवि जी देश से गए, बाहर गए, हाँ अपॉर्चुनिटी मिली या जो भी सिचुएशन था, सिचुएशन उस समय बहुत ठीक नहीं था, रवि जी गए, अपना जीवन बदलने गए, फिर रवि जी लौटे, जी जी कोई बदलाव दिखा है आपको जो पॉजिटिव है, या सर। ग्लास आधी भरी है, हाँ। थोड़ी भरी है, या अभी भी खाली है? दुनिया के कंपैरिजन में हमारे यहाँ पे जो यूथ टैलेंट है वो बहुत बढ़ा है। हम लोग एज ए इंटरप्रेन्योर बहुत बड़े बड़े लेवल पे नहीं जा पाए, एज ए एम्प्लॉय आज हम लोग दुनिया में कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ का जो नॉलेज का स्तर लोगों का बढ़ा है, उस वक्त के कंपैरिजन अभी कंपैरिजन में हमारे यहाँ पे सड़कें अच्छी हुई है, हमारे यहाँ पे यातायात के साधन अच्छे हुए हैं, लेकिन कंपेयर टू अदर वर्ल्ड स्पीड स्लो है। स्पीड बहुत स्लो है। हाँ, एक चीज और अच्छा हुआ है, घुसखोरी उस वक्त तो हमने नहीं देखा, अभी तो हम देखे हैं कि जन जन में व्याप्त है, जन जन में घुसखोरी व्याप्त है। और अगर आप घुसखोर नहीं है तो आप अच्छे हैं हो ही नहीं सकते। मतलब हमने मतलब गवर्नमेंट लगातार प्रमोट कर रही है कि हम जो इन्वेस्टर है, जो निवेशक है, हम उसको परेशान नहीं होने देंगे, हम उद्योगपति को परेशान नहीं होने देंगे, जो वेल्थ क्रिएटर है हम उसका साथ देना चाहते हैं, हम उसके आइडियाज को प्रमोट करना चाहते हैं, हम मेक इन इंडिया ये सब के साथ हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उसके राह में जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं मेक इन इंडिया, जी 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 उसके राह में आपको सबसे बड़ा रोड़ा कौन लग रहा है, ये घुसखोर लोग या अफसरशाही? सर, मैं सीधी बात करता हूँ और सीधा बात का कोई दूसरा विकल्प भी नहीं होता है। और ऐसा कोई वाकया भी बताइएगा जहां बतौर निवेशक भी आपको लगता है कि मैं निराश हो गया। बताता हूँ ना मैं आपको। हाँ। सबसे बड़ी बात कि हम आज के डेट में सबसे ऊपर आईएएस को मानते हैं, आईएएस आईपीएस को मानते हैं। अगर कोई आईएएस अपने सेवा में आते हैं और पटना के किसी एक पॉश इलाके में, कंकरबाग में या किसी एक पॉश इलाके में, बिहार की बात करूंगा, 1-2 कट्ठे 3 कट्ठे का जमीन लेके, जो कि 2 करोड़ पे कट्ठा है, 4-5-7 करोड़ का जमीन लेके 3 मंजिल का मकान बना दिए, 10 से 12 करोड़ की संपत्ति, अपने सर्विस के 3 से 4 साल में, क्या प्रश्नवाचक चिन्ह इस पे उठाया नहीं जा सकता? क्या वो देश की सेवा कर रहे हैं? देश की सेवा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आपने देश को कंगाल कर दिया। यहाँ नरेंद्र मोदी जी की यहाँ क्या गलती है? आपने देश को पूरी तरह से आप चोर हैं, आप घुसखोर हैं। आपसे बड़ा क्रिमिनल तो क्रिमिनल भी नहीं कर रहा, आप बहुत बड़े क्राइम कर रहे हैं। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे? इन्होंने, नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत अच्छी पहल रही, इन्होंने जीएसटी लाया कि रिफॉर्म्स आएगा व्यापार में। पता है जीएसटी लाने के बाद क्या हुआ? गुड़गांव शहर की बात बताता हूँ, और सबको पता है, ऊपर से नीचे सबको पता है, जीएसटी नंबर लेने के लिए वेरिफिकेशन पे आएंगे, पैसा नहीं दिए वेरिफिकेशन बहुत लंबा चलेगा, 2000 रुपये देना ही देना है। वेरिफिकेशन होता रहेगा। हाँ, अगर वेरिफिकेशन में आपने ऑटोमेटिक हो भी गया आपका, तो सुबह मोटो नोटिस डाल देंगे। मेरे साथ हुआ है, मेरी कंपनी में हुआ है, और वो फिर आके आपको 4 दिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल ऑफिस, नई कंपनी, ब्रांड न्यू कंपनी, फिर 10-20 हजार रुपये का चढ़ावा कीजिए साहब को। जीएसटी इंस्पेक्टर 10-20 हजार रुपये का चढ़ावा लेंगे आपसे, और फिर आपको करेंगे। अपने ही चीजों में कहाँ घुसखोरी संलिप्त नहीं है? जहां जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको पैसा देना पड़े, और आप करें घुसखोरी नहीं है। यहाँ नरेंद्र मोदी जी चेंज करेंगे, पहले कम था अभी ज्यादा हो गया है, डर खत्म हो गया है। क्या होगा? सस्पेंड ही होंगे ना। सर, हम देश की सेवा करने आए हैं, और आज आम जनता का, हमारे लॉ एंड ऑर्डर से, इसमें कुछ ईमानदार अफसर हैं, वो भी बेचारे पिस जाते हैं बीच में, वो बेवकूफ माने जाते हैं। सरकारी नौकरी, मैं बिहार से हूं, बिहार में सरकारी नौकरी इसलिए नहीं चाहिए कि सरकारी नौकरी बहुत अच्छा होता है, इसलिए चाहिए कि खुलेआम टेबल के नीचे से लेंगे। एक बीडीओ, सीईओ, ब्लॉक में सब एक ऊपर से नीचे ऊपर का कमाई होगा सब। सर सैलरी आए ना आए किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सबको ऊपर की कमाई चाहिए। उसी का नतीजा पुल टूट जाता है, सड़क टूटे हुए मिल रहे हैं, जनता को नहीं दिख रहा है। हम आज आवाज उठा रहे हैं ना, इसमें नरेंद्र मोदी जी का क्या दोष है? आप मत दीजिए। अगर हमने घूस दिया तो हमने अपने काम को कराने के लिए घूस दिया, काम को डिले करते हैं, क्योंकि काम होगा ही नहीं। काम होगा ही नहीं। और यहाँ जब कांग्रेस की सरकार थी तभी तो, अब जीएसटी रिफॉर्म आने से उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सब कुछ हो जाएगा जी, फिर भी वो टपक ही जाते हैं। ये उसी तरह की बातें हुई कि एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने खरीदा, सर्विसेज इसलिए चेंज नहीं हो पाए कि एम्प्लॉय का मानसिकता तो वही है ना, एयर इंडिया का।
एयर इंडिया का मानसिकता है कि सरकारी कंपनी। टाटा ग्रुप विस्तारा को अच्छे से चला पा रही थी ना, हाँ हाँ। लेकिन एयर इंडिया को उतने से प्रॉफिटेबल नहीं कर पा रही है। जैसे आप यूएस में भी रहे हैं और हर जगह का सिस्टम देख रहे हैं, कई देशों में आप कंपनी चला रहे हो, एक चीज समझाइए कि जो नहीं बदल पा रहे हैं हम वो क्या है? जैसे कहते हैं ना लोग कि कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता है, उस सिस्टम को आप फुल प्रूफ करने की कोशिश करते हो। जी जी। तो दो चीज होती है, अगर कुछ सुधार हो रहा है वो भी दिख रहा है, लीकेज पहले बहुत ज्यादा था, उस लीकेज को क्या मिनिमाइज किया गया है, क्या करप्शन तो दुनिया के हर देश में है, हर जगह होता है, तरीका अलग अलग है। ये चीज यूएस में कभी आपने सर फेस सर की है? सर सर जी। करप्शन दुनिया के हर देश में नहीं होता है। जहां पे करप्शन होता है वो देश आगे नहीं बढ़ती है। इंडिया का करप्शन में हम लोग 91, मतलब 0 में सबसे कम करप्ट में डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ये सब लेस करप्ट कंट्री है। और जो इंडिया है वो 91 पायदान पे आती है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का डेटा पढ़ लीजिएगा। करप्शन हर देश में नहीं होता है इतना। आटे में नमक चल सकता है, नमक में आटे नहीं चल सकता। यहाँ नमक में आटा जा रहा है। हाँ। करप्शन थोड़ा हो चलेगा, इतना बड़ा हो नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी इसके लिए जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। अफसरशाही सबसे ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार है सर। अब बहुत सारे अफसर सुन भी रहे होंगे, उनको खटक भी रहा होगा मेरी बातों को, लेकिन क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइए ना प्रभु की। हम आपको 10 सबूत देने के लिए तैयार है ना। चलिए आम जनता की तरह 10 जो काम हो जाए। मतलब आपके लेवल का आदमी भी अगर अपना कंपनी अपना कुछ करना सर चाहता है जख्म तो सबको सब दबा के बैठे हुए हैं, मैं खुल के बता रहा हूँ आपसे। आपको मतलब मैं फिर वहीं हमको बार बार आना पड़ रहा है कि जब आप गए हम्म और जब आप लौटे, हम्म इंडिया में बदला हुआ, बदलाव हुआ अच्छी ना? सड़क, बता रहे हैं ना। अच्छा कम्युनिकेशन। गुड़गांव इतना अच्छा शहर डेवलप हो गया आपके बगल में। हैदराबाद में इतना अच्छा आईटी पार्क डेवलप हो गया आपके बगल में। दिल्ली का टर्मिनल 2 था, टर्मिनल 3 बन गया आपके बगल में। नोएडा 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 आपके बगल में डेवलप कर रहा है। इतना अच्छा एक्सप्रेस पे बना। लखनऊ का एक्सप्रेस में बना। हम बिहार जाने में पहले कितना समय लगता था, अब सीधा निकलते हैं यहाँ से 2 घंटे में, 5 घंटे में लखनऊ, और वहां से गाजीपुर एक्सप्रेस पे पकड़ के सीधे बक्सर। तो समय तो कम लगता है ना। सड़कों में बदलाव हुआ। हम जब यहाँ से गए थे तो हमारे गांव में बिजली नहीं थी। हम आए तो हमारे गांव में बिजली है। बदलाव कैसे नहीं हुआ? बदलाव हुआ है। बिजली नहीं था हमारे गांव, बिजली की सुविधा नहीं थी। पूरे बिहार में नहीं था सर। बिजली की सुविधा है। और वो पहले कोई इंजीनियरिंग का तो इंजीनियर सा, आज कॉलेज कितने हो गए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज, कितने मेडिकल कॉलेज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बढ़ गए हैं। मैं गवर्नमेंट का डेटा नहीं मेरे पास। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा बढ़े हैं। हमारे गया में आईआईएम आईआईएम शुरू है सर। पटना में आईआईटी है। बदलाव तो हुआ है, लेकिन बदलाव के साथ साथ अफसरशाही में के नियतों में भी बहुत बदलाव हुआ। कुछ अफसर सर 90 में 100 में से 10 अफसर अभी बहुत अच्छा काम करते हैं, और उन्हीं की वजह से देश टिका हुआ है अभी भी। अगर ये लोग ठीक हो जाए ना, सरकारी नौकरी बिहार में पता है क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि दहेज मिलेगा और घूस लेंगे। मोटा दहेज मिलेगा। मोटा दहेज में वो घूस लेंगे। और कोई नहीं है कि सरकारी नौकरी करके हम BMW ले लेंगे। बतौर इकोनॉमिस्ट आपको ये लग रहा है कि चूंकि आज हम लोग जब बात कर रहे हैं 2-3 रुपए बढ़े हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। कीमतें, आगे और कितना ये बढ़ सकता है? और मतलब जो जिसका नमक रोटी लाल जीवन है, हैंड टू माउथ जो है, उसकी थाली पर इसका कितना इफेक्ट देखने को मिल सकता है? सर थाली पे इफेक्ट यही होगा। देखिए उन लोगों को पता ही नहीं चल पाता है बेचारों को। उन लोगों को पता भी नहीं चल पाता है कि उनको नहीं होता है कि किसी को थोड़ा सा इंजेक्शन, फिर वो धीरे धीरे सुस्त हो चुका है। वो इसको झेलने के लिए तैयार हो चुका है। और ये पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के दाम बढ़ेंगे, सब्जी के दाम बढ़ेंगे। हमारे गांव में जो सिंचाई की व्यवस्था है वो डीजल में, जो डीजल होता है ना, वो उसमें डाल के हैंडल घुमाते हैं, फट 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 फट, फिर बोरिंग से पानी निकलता है। तो उसका तेल बढ़ेगा तो किसान पैसे कहाँ से लाएंगे? पटवन जब डीजल से हो रहा है, केरोसिन ऑयल से हो रहा है, तो उसका भी तो पैसा यहीं से निकालेंगे ना। तो इसका 100% इफेक्ट पड़ेगा। और अगर ये बंद कर दिया तो डॉलर 100 के पार चला जाएगा, जो कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर द इकोनॉमी।
इकोनॉमी बचेगा तभी ये अफसर बचेंगे, तभी ये जनता बचेगी, तभी अफसर भी तो कहीं ना कहीं जनता है ना। उसका भी जीवन है, उसके उसका भी बच्चे हैं, नहीं नहीं, परिवार है। आप सिर्फ सोच रहे पैसा ले लेंगे, स्वास्थ्य आपका नहीं बचेगा। आज कोई मिलावटखोरी क्यों करता है? मुनाफे के लिए। अगर आप भी कर्मा हमेशा वापस आता है, घूम के आता ही आता है। अच्छा करेंगे तब भी, बुरा करेंगे तब भी। लॉ ऑफ कर्मा हमेशा सबके लिए काम करता है। दिस इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड एनी रिलीजन। तो इसका सब पे, सबके घर पे इसका असर पड़ेगा, ना कि सिर्फ मजदूर के घर पे असर पड़ेगा। जब हम कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, सेल्फ मेड बन रहे जी हैं, जी भारत आत्मनिर्भर बनेगा, जी जी ये सब बातें होती हैं, फिर आप दुनिया घूम रहे हैं, लगातार देश के अलग अलग जी हिस्सों जी में जी जाते हैं, कई जगह आपके लेक्चर होते हैं। आप जब यूएस में बैठकर इंडिया को देखते हैं, हम्म तो ये जो आत्मनिर्भर की बात है, आत्मनिर्भरता की बात है, हम्म ये कितना आपको आगे बढ़ता या रुका हुआ, या फिर केवल नारे के रूप में आपको नजर? हमें लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग बातों को घुमा रहे हैं। और हमारी कोई भी एक आत्मनिर्भरता कैसे बनेगी? राजनीति का को आत्मनिर्भरता कैसे बनाएंगे आप? अफगानिस्तान को तो अपने भारत का हिस्सा नहीं बना लेंगे कि चलो जी आत्मनिर्भर के हिस्से में हम इतना। आत्मनिर्भरता एक ही चीज से बढ़ सकती है, जब हम अपने व्यापारिक दायरे को बढ़ाएं। व्यापारिक दायरा तभी बढ़ेगा जब व्यापारी खुश होंगे। हमारी एक भी कंपनी अमेरिका की इकोनॉमी पे कंट्रोल नहीं करती है, लेकिन अमेरिका की सारी कंपनी हमारी इकोनॉमी को कभी भी किसी वक्त ध्वस्त कर सकती है। तो हमें लगता है कि अभी तक का जो काम चल रहा है, लेकिन सुधरने में समय लगेगा। लेकिन अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ बातों और चैप्टर का हिस्सा है आत्मनिर्भरता की जो बातें हैं। आत्मनिर्भरता मतलब केवल थाली तक सीमित है, भोजन तक, कि आप खाना उपजा लीजिए, खाना खा लीजिए? कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग बहुत सारे लोग कहते हैं सरकार मुझे ही देते, सरकार मुझे दे, सरकार सरकार अगर 2-4 हजार महीने दे ही दी तो दाल रोटी चल सकता है ना जी। अच्छे कपड़े तो नहीं पहन सकते, अच्छी यात्राएं नहीं कर सकते हैं आप। तो आत्मनिर्भरता वाली बातें सिर्फ और सिर्फ अभी बातें हैं, इसका सॉल्यूशन नहीं है ये। जो स्टार्टअप्स हमारे यहाँ लॉन्च हुए, सरकार की जो स्टार्टअप पॉलिसी आई, और उसी में इन्होंने आत्मनिर्भरता को जोड़ा, मेड इन इंडिया, ये सब। तो स्टार्टअप्स फेल क्यों हो रहे हैं ज्यादातर? उसके पीछे क्या कारण समझते हैं आप? या फिर लोग दिमाग नहीं लगाना चाहते, हम्म लोग ज्यादा उलझन में नहीं जाना चाहते? ये बड़ा आसान है कि जोमेटो खेलो, एप्लीकेशन के थ्रू लोग जा जाके घर घर डिलीवरी कर रहे हैं, ये ब्लिंकिट वाला धंधा बढ़िया है। और इसी जैसा सर्विस बेस्ड अलग अलग कितने सारे प्लेटफॉर्म हैं, अलग अलग, सब इसी तरह के काम कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि फेसबुक नहीं है, जीमेल नहीं है, इधर दिमाग कम लग रहा है। और हमारे यहाँ तो सर देखा कि डाटा है 90% से ज्यादा स्टार्टअप फेल हुए। आपको क्या लग रहा है, क्या कारण है? गूगल के डेटा के अकॉर्डिंग 93% स्टार्टअप फेल हुए हैं, क्योंकि स्टार्टअप को इंडियन मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं होता तो दुनिया की सारी कंपनियां इंडियन मार्केट में आके कैसे सक्सेसफुल हो रही है? इंडियन मार्केट में स्टार्टअप्स का फेल्यूर होने का सबसे बड़ा कारण ये है, इसमें सरकार का योगदान नहीं है। जो हमारे जो 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 लोग हैं जो स्टार्टअप से पैसा कमाना चाहते हैं, दो दो पॉइंट होता है। पहला होता है स्टार्टअप, दूसरा होता है स्केल अप। इसको हम स्टॉक मार्केट से भी कनेक्ट करेंगे कि स्टॉक मार्केट में पैसा आते हैं, उनको इजी मनी चाहिए कि रातों रात वो 21 दिन में डबल वाली कहानी सबको चाहिए। तो बहुत सारे स्टार्टअप इसलिए शुरू हुए, जैसे आप पता है मुद्रा योजना, स्टार्टअप फंडिंग, कि हम फंडिंग मिलेंगे सरकार से, ये उसी तरह की बातें हो गई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग केवल इसलिए आते हैं कि सरकार से पैसा ले कुछ लें, लोग नहीं, 50% लोग कि पैसा ले लो। पैसा ले ले। सर, हमारे गांव में बहुत सारे लोग मुर्गी पालन शुरू किए, बकरी पालन शुरू क्योंकि किए, उसमें सब्सिडी है। गौ पालन शुरू किए कि 50 से 60% हम सरकार से सब्सिडी लेंगे। सब्सिडी आप तो सरकार से ले रहे, आपका भी तो 50% पूंजी लग रहा है, उसके लिए आपने बैंक से लोन लिया, और बैंक से जो लोन लिया उसमें बैंक ब्याज चार्ज कर रही है। और आपने जो सब्सिडी लिया, आपको बकरी पालन गौ पालन ये करना आता नहीं था। तो सबसे पहले स्टार्टअप वर्सेस स्केल अप मोड। यहाँ जो स्टार्टअप, इसमें नरेंद्र मोदी जी की गलती नहीं है, उन्होंने तो एक फंड लाया कि आप अपने आइडियाज को लाइए, हम आपको फंड करेंगे, क्योंकि हर एक के दिल में घुस के नहीं देखा जा सकता कि इनके दिमाग में क्या चल रहा अब है। आदमी आइडिया ही गलत दिशा में लेके जा रहा है। अब वो आइडिया जो है उनका है कि बस सब लोग टेम्पोररी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। टेम्पोररी चीजों पे चल रहे हैं, परमानेंट सॉल्यूशन उनके दिमाग में चल ही नहीं रहा है। तो स्टार्टअप फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण, पहला कारण है
कि उनका एक अच्छा ब्लूप्रिंट नहीं है, दूसरा कारण है कि उनको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है। अगर मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है तो 1 लाख प्रोडक्ट पहले नहीं बनाएंगे, एक प्रोडक्ट सक्सेसफुली बनाएंगे। और अगर एक प्रोडक्ट मेरा सक्सेसफुली बन गया तो हम कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। जितने भी स्टार्टअप फाउंडर थे उनके फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उनको वो अपना प्रोडक्ट को मार्केट में उतार ही नहीं पाए सक्सेसफुली, और वो बस फंडिंग लेते गए, सीरीज 1 सीरीज बी सीड फंडिंग, बहुत सारे फंडिंग लेते चले गए। और इसमें भी बहुत बड़ा गेम है, किसी और दिन इस पर बैठ के हम समझाएंगे कि फंडिंग का गेम कैसे काम करता है और फंडर फंड क्यों करते हैं, उस पर भी एक। और प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं था, और भरोसा जब नहीं था तो ये बहुत बड़ा स्केल नहीं हो पाया। दूसरी बात है, कहीं ना कहीं इसमें योगदान हमारे सरकारी तंत्रों का भी है कि वो इंडिया में नन कंप्लायंसेस का कॉस्ट, कंप्लायंसेस ज्यादा है। अगर आप नन कंप्लायंसेस नहीं किए तो आप पे इतना फाइन है। अब एक बेचारा कम से कम 10 साल तो उसको फ्री छोड़िए, स्टार्टअप में क्या आप दे रहे हैं कि 10 में से 3 साल आप टैक्स नहीं भर सकते हैं, लेकिन बाद में 25% की जगह आपका 30% कॉर्पोरेट टैक्स है। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली सारी बातें वहीं तक जाके अटकती है, बातें कहीं दूर नहीं जा रही, बात वहीं पे अटक रही है। जैसे कि जो इंडियन ब्रेन्स हैं उनकी बहुत बात होती है, वो चाहे मेडिकल का इलाका हो, साइंस का इलाका हो, दुनिया के टॉप सीईओज जो हैं वो जी जी हमारे हैं, जी जी। इंडियंस हैं। तो यहाँ से निकलते ही वो टॉप मोस्ट हो जाता है। यहाँ मामला भारत के अंदर क्यों नहीं ऐसा हो देखिए, पा पहले रहा? हमारे यहाँ का जो शिक्षा का स्तर था ना, वो अभी अगर मैं भी से कंपेयर करूं तो हम लोग शिक्षा पे फोकस करते थे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे फोकस करते हैं। अगर हम अपनी भी बात करें, कि मैं अपनी बातें करूं, तो हम लोग को 10th में एक विद्यार्थी 4 चिटार्थी गए थे। मतलब एक विद्यार्थी 4 चिटार्थी, 4 लोग चीटिंग कराएंगे हाँ 4 लोग चीटिंग कराने गए थे। क्या सरकार को नहीं दिखता है? 10th में? हम खुद चोरी करके पास किए 10th। हम आपको सरकारी नौकरी में नहीं किया, आप हमको नौकरी से निकाल दीजिएगा। चोरी करके पास किए। कब 10th में? 10th में बिहार बोर्ड? बिहार बोर्ड। और रजौली में हमारा सेंटर था, गांधी इंटर स्कूल नवादा का सेंटर रजौली गया था। और हम 5 तारीख से एग्जाम था, 3 तारीख को गए। बोले बैठे में देख के आता हूँ। क्या देखने गए थे? कहाँ कहाँ से चीट पहुंच सकता है। उसके बाद अभी अभी कहानी खत्म हुई थी, फिर अगले दिन सुबह से खाना खा के फिर जाकर, क्योंकि आप बोल रहे तो हम रिकॉल कर रहे हैं, हाँ, बिहार में ऐसा होता फिर है। जाके लोग देख के आए कि कहाँ अगर पकड़ लिया तो कहाँ से भाग सकते हैं। पहला एग्जाम की तैयारी नहीं चल रही है, तैयारी नहीं चल रही चीटिंग है। कैसे होगा? अगला दिन हमको दही चीनी खिला के भेजा गया कि बेटा तुम टेंशन मत लेना। मैथमेटिक्स का पेपर, मैथमेटिक्स में हमारा डब्बा गोल था पूरी तरह से। मैथमेटिक्स का पेपर था, और कुछ देर बाद इन्विजिलेटर आते हैं और बगल में चीट फेंक के चले जाते हैं। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, हमने इसको ऐसे कर दिया। पता साहब, पिताजी बाहर से सेटिंग करके भेजे थे कि इतने नंबर सीट पे बैठा हुआ है, पहुंचा दीजिएगा। अभी हमारे पास क्वेश्चन नहीं, बाहर में क्वेश्चन छप रहा है, नीट का एग्जाम छप रहा है। चोरी तो हम वहीं से सीख रहे हैं ना। रवि जी जो बता रहे हैं, जो लोग बिहार से वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि ऐसा होता था। तो बिहार से कनेक्ट कर पा रहे हो, नीट का एग्जाम क्या है? चोरी ही तो है। पहले एग्जामिनेशन पेपर आ गया, बिहार को क्यों बदनाम कर रहे हैं? ये हम लोग पहले, हमारे पेरेंट्स किसी तरह 10th पास कर जाए, अब वो फिर 12th में भी यही कहानी दोहराई गई। जब हम 10th का एग्जाम, पहला एग्जाम देके आए, पिताजी बोले बहुत थक गया होगा, 10 रुपया लो और जाओ जाके फिल्म देख लो। पहली बार फिल्म देखने हम गए थे, जान तेरे नाम। लगा कितना बड़ा हम कांड करके आए हैं। अच्छा, उस समय लगता होगा कि हम काम तो कर रहे हैं, है ना? क्योंकि समझदारी नहीं थी ना। पहले दिन से ही यही है कि बस चोरी नहीं, वहां का डीएम सही नहीं है, चोरी होने नहीं देता। चोरी नहीं होता, डीएम सही नहीं है। ये आप करेक्ट कर रहे होंगे, पता नहीं, लेकिन हमने इसको झेला है। और ऐसा था सर, हम लोगों के समय भी था ऐसा। 2009-10 तक भी ये सब था। भैया का भी चोरी करा के पास कराए, उसके बाद भी 2nd डिवीजन आया चोरी करने के बाद भी। मैं 10th में भी 2nd डिवीजन हूँ, 12th में भी 2nd डिवीजन हूँ। अब स्टूडेंट ठीक ठाक थे आप। पूरा छाप नहीं पाए, क्या ठीक ठाक रहेंगे? इसलिए कह रहा हूँ, जो कभी एक भी दिन लिखा नहीं वो 1st डिवीजन आ गया। तो समझिए कि चोरी की, आप ऐसे कहें कि आप हम लोग विश्व गुरु, यहां से गुरु पैदा कर रहे हैं आप। कौन से एग्जाम में धांधली नहीं हो रहा प्रभु? अभी बताया ही है। बिहार पुलिस का एग्जाम में बैठी और पैसा पीछे से देके आप पुलिस में भर्ती हो रही है, घुसखोरी नहीं चल रही है। तो यहाँ पे गुरु की बुद्धि से आपको मिल रहा है नौकरी, की पैसे की बुद्धि से मिल रहा है। रवि सर सब कुछ खराब खराब बता रहे, कुछ अच्छा अच्छा भी ये है। अच्छा तो होता है ना
कि हमारे नरेंद्र मोदी देश के लिए इतना कुछ किए, आप एक तरफा बातें मत कीजिए। हमने अच्छी बातें बताई अभी कुछ देर पहले आपसे कि हमारे देश की सड़कें अच्छी हुई, एक्सप्रेस वे बना, हमारे वहाँ बिजली नहीं था, बिजली आ गया। तो ये सभी तो अच्छी बातें हैं। हमारे यहाँ पे गुड़गांव में ऐसा शहर डेवलप हुआ, हैदराबाद ऐसा शहर डेवलप हुआ, दिल्ली में छोटा सा एयरपोर्ट था, इतना टर्मिनल बन गया, नोएडा में इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई। अच्छा, ये जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं आज देश में, हाँ। इनको आप अगर ग्रेड करें तो जो यूएस की सड़कें हैं उनसे कैसा करेंगे? उस स्टैंडर्ड की सड़कें हमने हैं? सड़कें अच्छी है, सड़कें बहुत अच्छी है। अच्छा। और हाँ, बहुत अच्छी है। अगर आप सिएटल कैलिफोर्निया भी कंपेयर करेंगे तो हाँ, 19-20 का फर्क है, लेकिन सड़कें बहुत अच्छी है। जो आम आदमी रहता है हम्म, उसको दो तीन चीज से बहुत डर लगता है। जी जी। एक तो कि युद्ध हो गया तो भागा दौड़ी शुरू हो जाएगा। जैसे आपको कोविड का समय याद होगा, सरकार ने कहा लॉकडाउन, तो यहाँ दिल्ली से हाँ, कुछ तो लोग ऐसे थे कि पैदल चल दिए, कुछ हाँ, साइकिल लेके चल दिए। जी जी जी। अभी जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं हम्म, और ये पूरी कहानी है, हम्म। उस आम आदमी को बतौर अर्थशास्त्री सामान्य भाषा में आप क्या कहेंगे? उसको क्या क्या तैयारी, क्या राशन जुटा लेना चाहिए घर में? देखिए जी, जुटा लेंगे कितने दिन का जुटा लेंगे? 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन? सिलेंडर कितने दिन का रख लेंगे? 10 सिलेंडर, 20 सिलेंडर? आप जो कर रहे हैं लाइफ को नॉर्मल तरीके से करते रहिए, पैनिक का शिकार मत होइए। दुख हमेशा क्षणिक होता है, सुख हमेशा परमानेंट होता है। तो ये पैनिक का शिकार मत होइए। ओके। और इसका भी सॉल्यूशन है। कोई भी आपदा हमेशा परमानेंट नहीं रही है, आपदा हमेशा टेम्पोररी ही होता है। ये जो दुनिया की अलग अलग एजेंसीज हैं जो समय समय पे बताती रहती हैं, हम्म, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, जी जी जी। मूडीज है, मॉर्गन स्टैनली है, इसकी खूब बात होती है हमारे यहाँ। नहीं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और मॉर्गन स्टैनली अलग है। आईएमएफ, वर्ल्ड आईएमएफ बैंक। ने जैसे कहा हाँ, कि भारत जो है, इस दुनिया में जो कुछ तबाही चल रहा है, बर्बादी चल रहा है, इंडिया को देख के लगता है इंडिया ब्राइट स्पॉट है। ऐसा क्यों कहा होगा? देखिए इंडिया ब्राइट स्पॉट था, है और रहेगा, लेकिन हम सप्लाई चेन में पिछड़े हुए हैं अभी। हम ब्राइट स्पॉट, हम फलाने का बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, अब बच्चा इतना सुन के पढ़ाई की तैयारी करना बंद कर दिया। बच्चा पागल हो सर हम गया। इकोनॉमिकली कितना अच्छा बैठे हुए, पता है? हम पूरे चाइना, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इस तरफ से का ट्रैफिक हम इधर से संभाल सकते हैं। इधर से क्या संभाल सकते हैं? इधर से हम संभाल सकते हैं पूरा मिडिल ईस्ट, यूरोप का ट्रैफिक संभाल सकते हैं। सेंट्रली हम कितना अच्छा लोकेटेड है। जो ट्रांजिट हब भारत को बनना था, वो ट्रांजिट हब दुबई ने अपने पास बना लिया। जो ट्रांजिट से कितना बड़ा व्यापार है आप समझ सकते हैं। ट्रांजिट से बहुत बड़ा व्यापार है। हम ट्रांजिट के बिजनेस को समझ ही नहीं पा रहे हैं। सेंट्रली हम लोग, जो शिपिंग हब इंडिया को बनना था, वो शिपिंग हब सोचिए कि वो गल्फ बन गया। इस पर अभी काम हो रहा है, आपको लग रहा सर कितना काम हो जाएगा? 100 दिन का कोरिया एक दिन में सुधरते? कोर का बीमारी एक दिन में बीमारी ठीक करना चाह रहे हैं। है? नहीं होगा। हमने हमने पोर्ट जो बातें हैं, पोर्ट डेवलपमेंट की बातें करते हैं। अगर आप पोर्ट एक एक हम आज 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 अडानी पे बहुत सारा पॉलिटिक्स होता है, लेकिन अडानी का जो बड़े दिन की शुरुआत हुई, वो शुरुआत हुई मुंद्रा पोर्ट से। मुंद्रा पोर्ट राजीव गांधी के जमाने का है, नरेंद्र मोदी के जमाने का नहीं है। आपसे नरेंद्र मोदी अडानी जोड़ के बने हुए हैं। व्यापारी बढ़ रहा है, देश का टैक्स आ रहा है, बढ़ने दीजिए। विपक्ष पक्ष चलता रहेगा। विपक्ष भी तभी बचेगी जब देश का इकोनॉमी बचेगा। वेनेजुएला में विपक्ष बच के भी क्या कर लिया, लीबिया में विपक्ष बच के भी क्या कर लिया, तानाशाह वाली सरकार थी। इराक में विपक्ष बच के भी क्या कर लिया। और मैं वो इंसान हूं जिसने अपनी आंखों से अफगानिस्तान का युद्ध देखा है। एक्टिवली पार्टिसिपेंट्स थे 2008 में। अफगान वॉर में जी, एक्टिवली पार्टिसिपेंट्स थे। मैं मेरे वहाँ क्या रूल था सर आपका? सर हम आईटी के लिए काम करते थे, यूएस एयरफोर्स के लिए, और मैं एक्टिवली कंधार में पार्टिसिपेंट था उस युद्ध का। तो युद्ध की जो बातें करते हैं ना, आप युद्ध का चर्चा सुनेंगे, मैंने युद्ध देखा है। हम मोगादिशु गए 2009 के जनवरी में, सोमालिया। सोमालिया लोग जान अभी लोग इंसान को खा जाता है। तो हम उस युद्ध के एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे। हमको ऐसा नहीं कि युद्ध को हमने बड़े दूर से देखा है, सोते थे, रॉकेट अटैक होता था, लोग गायब हो गए बगल में सोने वाले, हमने वो देखा है। और लोग कहते हैं कि युद्ध चल रहा है। ये युद्ध नहीं है। इस युद्ध पे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन तब जब पैसा रहेगा तब। पैसे की गति को मत रोकिए। अगर लूप होल्स रोकना है, जो मैंने बताया उस लूप होल्स को रोकिए। ये तेल वगैरह के लूप होल्स को रोकने से चीजें नहीं रुकेगी। सबसे बड़ा तेल का कंजम्पशन होता है इलेक्ट्रिक थर्मल्स में। थर्मल आप रोक देंगे तो घर में इलेक्ट्रिक नहीं, तो वर्क फ्रॉम होम कहाँ से कर लेंगे आप?
क्यों हमेशा छोटी चीजों में फोकस्ड है? बड़े चीजों को सोचिए। तो वहां बैठे हुए इकोनॉमिक एडवाइजर्स ने बताया होगा कि सर ये बंद कर दीजिए, ये रोक दीजिए और फिर मामला ठीक रहेगा। मुझे पता टीम नहीं तो कि होगी ना सर, उस टीम मुझे ने पता नहीं कि कौन सजेस्ट किया इकोनॉमिक हो। एडवाइजर और कैसे वो कैलकुलेट करते हैं कंजम्पशन और सप्लाई और डिमांड को, ये पता नहीं है। सप्लाई डिमांड रोकने वाली चीज नहीं है, देश रुक जाएगा। कितना टैक्स का लॉस होगा। देश को सबसे ज्यादा पैसा पेट्रोलियम से आता है, जिस प्रोडक्ट से आता है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का ही। आप पेट्रोलियम महंगा खरीद के महंगा बेचिए, चलेगा, लेकिन नहीं बेचेंगे, ये कहाँ से चलेगा? मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, वो ये कह रहा है कि इस दशक की खत्म होते होते भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। मुझे नहीं लगता। पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था $34.5 ट्रिलियन अमेरिका। अमेरिका के पास मैं मानता हूँ डेट है, लेकिन डेट के अगर मेरे ऊपर कर्ज है तो मेरे ऊपर इनकम हो रहा है, तो हम और अमेरिका के गुलाम बनते जा रहे हैं। गूगल, मैंने बताया ना, बहुत सारी कंपनी, अकेला एनवीडिया $4.98 ट्रिलियन का, अकेला एप्पल $4 ट्रिलियन का, माइक्रोसॉफ्ट हमारी इकोनॉमी से बड़ी तो उनका एक कंपनी है। तो अगर अमेरिकन इकोनॉमी पे डेट है तो उनके पास पैसे का सोर्स है, पैसा उनका सर्कुलेट हो रहा है। इंडियन इकोनॉमी पे अगर डेट है तो उनके यहाँ पैसे का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। दोनों बातों को समझिएगा, दोनों बात बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। उनके यहाँ पैसे का सर्कुलेशन हो रहा है, हमारे यहाँ पैसे का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात ये रही कि दूसरी बड़ी इकोनॉमी 19 ट्रिलियन में चाइना, तीसरी बड़ी जापान। तो आप 4 से 3 साल में 15 बन जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2020 में हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, और 2026 में हम $4 ट्रिलियन पे हैं। ये डेटा छोड़ दीजिए, वास्तविकता क्या कहती है? आपको क्या लगता है? हमें नहीं लगता कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इनफैक्ट हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने ही नहीं थे कभी। डेटा को पढ़िए। ओके। हम 600 करोड़ कुछ पॉइंट से जापान से पीछे थे चौथी अर्थव्यवस्था बनने में। नहीं बन पाए थे हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, और अभी हम छठी पे हैं। करेंसी डिवैल्यूएशन का नतीजा देख लीजिए, क्योंकि हम व्यापार में, व्यापारी गतिविधियों में प्रोडक्ट, हम हर चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं। कंज्यूमर है, वी आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर, वी आर नॉट द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। ये डॉलर पर निर्भरता कम क्यों नहीं की जा सकती? इस बीच में एक तरह की मुहिम भी चली ब्रिक्स वगैरह के नेशन में, उन्होंने कहा कि हम लोग अपना ब्रिक्स वो करेंसी लाते हैं। आपको डॉलर मजबूत होता ठीक है है, या हमेशा डॉलर की दादागिरी भी कुछ लोग कहते हैं, ऐसा क्यों है? तो यूएस क्योंकि उनके पास सारा प्रोडक्ट है, उनके पास सारे सर्विसेज है। आपके पास सारे प्रोडक्ट और सारे सर्विसेज नहीं है। वर्ल्ड बैंक उनके पास, IMF जैसी एजेंसी उनके पास, सारी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी उनके पास, नासा ऐसी एजेंसी उनके पास। चीन कैसे टकराता है यूएस से? चीन के पास अपना पावर है ना। चीन ने काम किया। यूएस प्रोडक्ट्स को अपने यहाँ नहीं आने दिया। यूएस पर चीन ने फेसबुक के कंपैरिजन में बायदू बना दिया, व्हाट्सएप के कंपैरिजन में वीचैट बना दिया, वीचैट वी पे बना दिया। उन्होंने हर चीज का सब्स्टिट्यूट बना लिया। हम नहीं बना पाए, और अगर बना पाए तो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। आप कल से बोल दीजिए कि किसी भी तरह से किसी भी के लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट व्हाट्सएप नहीं चलेगा, तुरंत देश में एक बड़ी इकोनॉमी बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन बोलेंगे तो उसी व्हाट्सएप के थ्रू, उसी गूगल के थ्रू, उसी फेसबुक पे लोग सुनेंगे ना, उसी यूट्यूब पे लोग आपको सुनेंगे जो कि अमेरिकन है। आप समझ रहे मेरी बातों को? आज टिकटॉक को बंद तो कर दिया आपने, टिकटॉक कम नहीं हुआ हमारे देश से। टिकटॉक अगर इंडिया में चलता है, चलवाती कंपनी का, तो इंडिया को तो जीएसटी मिल रहा था ना। लेकिन एक चीज हुआ जो आप अभी कह रहे थे, टिकटॉक जब बंद हुआ हाँ। तो टिकटॉक की सब्सिडरी बहुत सारी यहाँ के एप्लीकेशंस हो गए, लोगों ने चलाना भी शुरू किया। हाँ, लेकिन वो टिकटॉक पहले बंद करना। नहीं, टिकटॉक का सब्सिडरी आपके यहाँ क्रिएट नहीं हुआ। टिकटॉक का सब्सिडरी बना सबसे बड़ा इंस्टाग्राम रील्स, हाँ, वो आपका नहीं है। नहीं नहीं, इंस्टा के अलावा कुछ एप्लीकेशंस कौन सा एप्लीकेशन है? अरे नाम मेरे ध्यान से नहीं नाम आ रहा है। लीजिए ना। कई सारे एप्लीकेशंस उसी समय आए थे। ये फलाने बाबू ने जिन पर किया लोग था, रील फलाने वील बाबू बना का नाम रहे तो थे। बताइए सर। हम बताते हैं कौन सा कू आया, हाँ, कुछ स्नैपचैट वगैरह आया। एक ट्विटर का वो आया थ्रेड, फिर भी उसी का है, फेसबुक का है। हाँ, उसी का है। आप घूम फिर के वहीं तक पहुंच जाएंगे। हम इंडस्ट्रियल अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, ना प्रोडक्ट में ना सर्विसेज में।
अकेले मोदी जी क्या कर लेंगे? आज जोहो के फाउंडर कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन घूम फिर के आदमी जोहो पे पहुंच जाता है। हाँ कर रहे हैं। एक ही कहानी है वो हमारे पास बताने। और तो अगर आप कहेंगे एस्ट्रोटॉक को कहानी, तो एस्ट्रोटॉक तो सपना बेच रहा है, जो कि झूठा सपना है। आप कहेंगे कि ब्लिंकिट का स्टार्टअप बहुत बड़ा है, तो डिलीवरी बॉय क्रिएट कर रहे हैं ना। दैट देयर इज नो एनी टेक आइडिया। अच्छा हाँ, वो ये कह रहे हैं कि इसमें भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट हमने तैयार किया है। भाई इकोनॉमी तो घूम ही रही है, पैसा घूम रहा है, एक बहुत बड़े उस तबके को हमने रोजगार दिया है जिसके पास पैसा नहीं था, और ये अधिकतर वो युवा हैं जो शायद किसी गलत संगत में पड़ जाते हैं, नशे के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो अब काम कर रहे हैं। अभी भी वो फूक के ही डिलीवरी करने आते हैं। फूकना समझते हैं ना। अभी भी हो। और आप काम की बात करते हैं, इसका मतलब आप मजदूर बना रहे हैं। शासक वर्ग तो हम क्रिएट नहीं कर पा रहे ना। शासक वर्ग को हमने कहां पे जगह दिया? ये जो डेटा देते हैं उनसे पूछिए, ट्रैक कीजिए, क्वेश्चन पूछिए उनको। लेकिन इसका एक काउंटर क्वेश्चन है। हाँ, काउंटर क्वेश्चन ये हाँ, है कि जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस में आए, हाँ, उन्होंने ये कहा कि यार हमको ना यूएस को अब प्रोडक्शन हब बनाना है। ठीक है, ये चीन प्रोडक्शन हब है, पूरी दुनिया को प्रोडक्ट बेचता है, हमको बनना है। ठीक है। अब यूएस में जो पूरी की पूरी जनरेशन रोबोटिक्स, एआई और यही पढ़ रही थी, वो मजदूर बनने को तैयार नहीं है, वो कारखानों में वापस जाकर काम करने को तैयार। ये भी एक तरह का संकट है। वहां तो शिक्षक वर्ग ही तैयार। आप, मैं भी फिर परसों से मैं यूएस ही रहूंगा। आप अभी जाइए यूएस के एयरपोर्ट पे उतरिए, और बिना किसी एक इंसान की मदद से आप पूरा अपना काम कर सकते हैं। होटल्स में यू डोंट नीड एनीवन। ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, की आपके मोबाइल पे आता है, ओपन इट। आप कार ऑर्डर कीजिए, ड्राइवरलेस कार है, स्टार्ट इट। यहाँ तो कार धक्का मार देगा, गड्ढा है। आपको सब कुछ ए टू जेड मिलेगा। आप डोनाल्ड ट्रंप अगर वहां पे नहीं होता है, तो इंडिया से सस्ते मैन पावर में वहां के मैन पावर करे कि मैं अफसर बनूंगा, तो 10,000 कमा के 3,000 पे, $3,000 पे लोगों को रख सकते हैं। अफसर बनाइए, मजदूर क्यों बना रहे हैं? हम भी सबको अफसर बनाते। देखिए आने वाला समय जो है ना, लोग कहते हैं कि एआई से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 100% हो जाएंगे। एआई से एक मिडिल तबका बेरोजगार होगा। कभी डिसीजन मेकर का दिमाग, कंप्यूटर इज ए मशीन जिसके पास अपना दिमाग नहीं होता। कंप्यूटर बोले हे सिरी, आई वांट टू जस्ट, एलेक्सा बोलेंगे एलेक्सा जस्ट प्ले म्यूजिक ऑफ धूम 4, एलेक्सा प्ले कर पाएगा? नहीं प्ले कर पाएगा। क्यों नहीं प्ले कर पाएगा? क्योंकि एलेक्सा के अभी धूम 4 रिकॉर्ड, धूम का डाटा ही नहीं है उसके, डाटा नहीं है। तो जो डेटा, तो डेटा देने के लिए लोग चाहिए। अब कमांड तो देना सर, एआई सिर्फ मिडिल क्लास के जॉब को खाएगा, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। आज कंटेंट राइटर, वीडियो एडिटर, म्यूजिक कंपोजर, इनका जॉब जा रहा है, लेकिन एक प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन का जॉब नहीं जाएगा। और गांव में प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन की जरूरत नहीं है, प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन को अच्छे अपार्टमेंट्स में जरूरत होती है। तो ये सब बातें हमें अच्छा माइंड क्रिएट करना है। माइंड क्रिएट करेंगे कुछ भी हो जाएगा। और माइंड कहाँ उलझा हुआ है? सड़क पे गड्ढे हैं जी। अभी 5 दिन से देश उलझा हुआ है। हर बच्चे को पता है कि बंगाल में इलेक्शन चल रहा है। हर चीज, तो माइंड हमारा अलग जगह डाइवर्ट हो रखा है ना। कंस्ट्रक्टिव वे में ना होकर डिस्ट्रक्टिव वे में हो रखा है। अकेले नरेंद्र मोदी जी देश का सुधार नहीं कर सकते हैं, या हम अकेले नहीं कर सकते, आप अकेले नहीं, हम सबको करना पड़ेगा। सिविलियंस नीड टू चेंज देयर सिविक सेंस। यहाँ हर एक इंसान के दिमाग में बैठा हुआ कैसे किसको लपेट लो, चाहे टूरिस्ट स्पॉट पे ले लो। हाँ, एक फॉरेनर आता है तो वो 10 रुपए जगह $10 ले लेते हैं, 20 रुपए भाड़ा, $20 मांग लेते हैं। तो आप, ये आपके देश की छवि बाहर जाती है। सर इसको थोड़ा सा वैसे करते हैं, जब आप अफगानिस्तान में थे, सेना के साथ थे, और अब आप एकदम अलग दुनिया, अलग बिजनेस में हैं। ये पूरी कहानी शेयर मार्केट और इन सब, जी जी जी, ये अचानक इधर का रुख कैसे हुआ? धीरे धीरे सीखे समझे, और लंबी कहानी है। और अब मुझे इसमें इंटरेस्ट आता है क्योंकि मेरी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं है। हम इंडिपेंडेंट हैं। और बाजार ऊपर जाए तब भी कमाते हैं, नीचे जाए तब भी कमाते हैं। नीचे जाए तो ज्यादा कमाते हैं। लोग कहते हैं नीचे जाने पे लोग शॉर्ट बर्बाद सेल होते हैं। शॉर्ट सेल कभी आपने सुना है कि मार्केट नीचे चला गया, समवन केम फ्रॉम मॉर्गन स्टैनले, अरे मैं लुट गया, अरे बर्बाद हो गया? अरे रिटेल ट्रेडर को फर्क पड़ता है, क्योंकि उनको तो नहीं कुछ कर पाए।
अब स्टॉक मार्केट की बात आपने पूछ दी है, तो 90% ट्रेडर लूज देयर एंटायर कैपिटल विद इन 90 डेज ऑफ देयर ट्रेडिंग जर्नी। तो 90% स्टार्टअप भी तो लूज कर रहे हैं। दोनों में एक ही चीज है, दे हैव स्टार्टेड देयर बिजनेस बाय चांस और वर्सेस बाय चॉइस। दे हैव स्टार्टेड स्टॉक ट्रेडिंग जर्नी बाय चांस और बाय चॉइस। व्हाई मार्केट शुड पे यू बाय जस्ट हैविंग अ डीमैट अकाउंट? इफ यू आर थिंकिंग कि बाजार आपको अरबपति बना दे, तो ये गलत है। नहीं तो कुछ लोग तो लगाते हैं ना, वो कह रहे हैं कि लक्ष्य नहीं है, वो सपना खरीदते हैं, रातों रात अरबपति, ऑप्शन खरीदते हैं, कॉल पुट करते हैं। अभी भी दुनिया के फॉर्च्यून 500 बिलियनियर में इंडिविजुअल्स की बात की जाए, एक भी आदमी का नाम लीजिए जो कि स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट संबंध न रखता हो। तो स्टॉक मार्केट गलत नहीं है, हम स्टॉक मार्केट में प्ले करते हैं। बिजनेस गलत नहीं है, करना नहीं आता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगर अगर मैं आज किसी हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर बन जाऊं, तो मेरे नाम पे आगे डॉक्टर लगा हुआ है, तो हम वो चीर फाड़ वाला डॉक्टर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि हमें खोल तो देंगे, कसेंगे कैसे? पेट फाड़ देंगे, सिल नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली दिस इज वेरी इजी टू एंटर इनटू द बिजनेस, दिस इज वेरी इजी टू एंटर इनटू द स्टॉक मार्केट, वेरी डिफिकल्ट टू एग्जिट। अब रोन्यू के पास एग्जिट प्लान नहीं था, फंस गए। लोग कह रहे हैं कि 24 घंटे में ट्रेडिंग सीखिए, 24 घंटे में शेयर मार्केट सीखिए, रातों रात करो। वो एक साल से यूट्यूब पे चैनल है लोग। सर मेरा भी कुछ वीडियो आता है, लेकिन मैं साफ बोलता हूँ कि इफ यू हैव लेस देन 3 इयर्स डोंट जंप इनटू स्टॉक मार्केट। इफ यू हैव लेस देन 3 इयर्स डोंट जंप इनटू बिजनेस। 3 साल से कम का समय है ना, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए सही ना बिजनेस सही है, फिर आप नौकरी करते रहिए। 3 साल का समय चाहिए ही चाहिए मतलब आपको 3 साल देना पड़ेगा मिनिमम। एक 12th पास करने के बाद पापा के पास 10 करोड़ रुपया है, तभी हमको 15 वर्ष का अच्छा डॉक्टर बनने के लिए देना पड़ता है। 2 साल नीट की तैयारी, 5 साल एमबीबीएस, फिर 2 साल ब्रेक, फिर हम करेंगे एमडी, तब जाके बनेंगे डॉक्टर। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है फॉर्मूला की रातों रात? एक महीने में बच्चा पैदा हो सकता है। नहीं, ये लोगों की जिज्ञासा है। लेकिन लोगों की जिज्ञासा, कोई मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ ना उनसे, हमारा भी तो अधिकार है प्रश्न पूछने का। If you can you produce a baby in 3 months? It will take 9 months. तो नहीं हो सकता है, शॉर्टकट्स नहीं है। There is no any shortcut to success. There is no any secret to success. There is a system to success. शॉर्टकट और सीक्रेट है ही नहीं, कुछ भी सिस्टम है। वो जो कहते हैं कि गैम्बल है, ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, ये उसी तरह से है जिस तरह से लंगूर को अंगूर नहीं मिला, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिला था ना, तो अंगूर खट्टा हो गया। अगर गैम्बलिंग है तो फिर एप्पल तो गैमलर है, बैरन बफे गैमलर है, जॉर्ज सोरोस गैमलर है, राकेश सुंजवाला जुआरी थे, राधा किशन दमानी जुआरी थे। यू हैव द स्टोरी ऑफ लूजर, आई हैव द स्टोरी ऑफ विनर्स। सारी बात बेस सिविक सेंस ऑफ सिविलियंस पे आके रुक जाती है। और गैमलिंग है तो क्यों करते हैं, छोड़ दीजिए। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिस्क क्या है सर? रिस्क लगता है कि ये रिस्क इससे आसान कुछ है ही नहीं दुनिया में। लेकिन जिसको नहीं आता अच्छा उसके लिए ठीक तो है, है ना risk। अगर मान लीजिए बिहार में दहेज सिस्टम चलता है, तो अगर आप 10th-12th पास से अगर आप एक सिपाही बनेंगे तो 15-20 लाख रुपए दहेज। अगर 2-4 बीघा जमीन तो 25 लाख रुपए करीब दहेज रेलवे मिलता है। में डी ग्रेड वाले को भी 20 लाख मिल जाता ठीक है, तो अगर आप एक आईएएस हैं तो 1 करोड़ और एक फॉर्चुनर मिलता है आज के डेट में। है। 1 करोड़ एक एक फॉर्चुनर मिलता है, रेट बिल्कुल तय है। तो मैं जिस वक्त कमा रहा था तो मैं वेल सेटल था, करोड़ रुपए थे मेरे पास, मेरे सास ससुर नहीं थे। तो अगर होते तो कम से कम एक जहाज तो देते गिफ्ट में, दहेज में। और मैं जहाज लेता इमोशनल वैल्यू में कि मेरा जहाज है, इमोशंस में उड़ा भी लेते, लैंड करा पाते इमोशन से। गाड़ी अगर चलाना नहीं आता तो गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरे ससुर जी दिए हैं, कई लोगों को हमने देखा है कि दहेज में गाड़ी आई और तिलक फलदान शादी की 6 दिन का गैप है, तो गाड़ी आगे पीछे से ठुका हुआ है, तो वहां भी तो आप नुकसान कर रहे हैं। हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, सिर्फ एक एग्जांपल्स मत लीजिए। बाजार में आपको ट्रेड करना नहीं आता है और आप करेंगे रातों रात अरबपति बनेंगे। यहाँ पे लोग शॉर्टकट की तलाश में आए हैं, कोई नहीं आया। हिंदुस्तान में कोई डिग्री नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो कि आपको व्यापारी बना सके। तो उन्होंने कहानी देखी है ना, राकेश झुनझुनवाला, हर्षद मेहता। तो एक दिन में राकेश झुंझुनवाला बन गए, 35 वर्ष लगा। हर्षद मेहता को 18 वर्ष लगे। आपको एक दिन में बनना है। वो सीरीज देख के आए हैं। अभी उस तरह की चीजें हो सकती है सर जो एक दौर में हर्षद मेहता से जुड़ी हुई थी? और उसके लिए एक अलग इंटरव्यू की और थोड़ा लंबा कहानी है। मसाला फिल्मों में होता है, जीवन में मसाला नहीं होता है। वो म्यूजिक जो बजता है वो सब वैसा नहीं होता। मसाला जीवन में नहीं होता, मसाला फिल्मों में होता है। इंडियन शेयर मार्केट को लेकर क्या लगता है आपको? मतलब अगर हमारे देश की इंडस्ट्री बढ़ेगी तभी बाजार बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इकोनॉमी। रिलायंस बनेगा तो
हमारा रिलायंस का शेयर प्राइस, शेयर क्या है, हम किसी कंपनी में हिस्सेदारी रखते हैं। हिस्सेदारी कब रख सकते हैं? हम यस बैंक में हिस्सेदारी रखेंगे तो यस बैंक खुद डूबा हुआ है तो हमें तो डुबाएगा। आरकॉम में हिस्सेदारी रखेंगे, आरकॉम खूब डूबा हुआ है, आरकॉम का सिम इस्तेमाल करना नहीं, कंपनी बंद होने वाली है और हम आरकॉम का शेयर ले रहे हैं, उस पर एक अलग से 1-2 घंटा समय अच्छा, दीजिएगा। तो इसलिए ले रहा है ना कि उसको लग रहा है किसी दिन ये अभी 10 लग रुपए का रहा है। है। हाँ, यही है। लग रहा है, हाँ। मतलब आप इमोशंस को लगा दिए, सिस्टम आपके पास नहीं है, लग रहा है। सिम यूज करने तो कंपनी बैंकरप्ट है, कंपनी पे लोन है, उनका घर गिरवी हो गया और आपको लग रहा है, तो लग रहा है तो लग जाते हैं। अच्छा, जो नौकरी कर रहा है हाँ। उस नौकरी पेशा आदमी को ट्रेडिंग सीखना चाहिए, और सीखे तो कैसे सीखे? दुनिया में कौन ट्रेडर नहीं है? हम जाते हैं अपने ऑफिस में, बोलते हैं कि मुझे 30,000 रुपए की सैलरी चाहिए, 3 करोड़ क्यों नहीं मांगने का हिम्मत हुआ? कि 30,000 की सैलरी मतलब आप अपने आप को ट्रेड कर रहे हैं। 30 दिन में काम करूंगा, एक दिन का वैल्यू 1,000, मतलब हमारे 1 घंटे की वैल्यू 100 रुपये है। 10 घंटा काम करूंगा, 1 घंटे की वैल्यू 100 रुपये, तो आप ट्रेड तो बेच रहे हैं ना अपने आप को। हमें को बोलेगा 30,000 में, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, हमें 10 करोड़ रुपये पर मंथ का चाहिए। तो उन्हें लगता है कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही मार्केट आपको रिवॉर्ड देती है। भविष्य के लिहाज से इंडियन शेयर मार्केट को देखते हुए 3 ऐसी कंपनियां जिनके शेयर में मतलब किसी को भी इंटरेस्ट। सर, आई एम नॉट एडवाइजर, और ऐसा कोई शॉर्टकट्स नहीं है, उनको खुद स्टडी करना तो ये पड़ेगा। जो लोग देते हैं कि ये लिखिए हो सकता 3 है शेयर वो- लीजिए 3। वो हो सकता है वो एडवाइजर होंगे। आई एम नॉट एडवाइजर, आई एम नॉट अ ब्रोकर। मैं कोई पीएमएस नहीं चलाता, मैं कोई एआईएफ नहीं चलाता, मैं सिर्फ अपने लिए करता हूँ। सर, जैसे कोई ट्रेडिंग शुरू करना चाहता है, हाँ। पैसा कम है, हम्म 10,000, 20,000, 25,000 रुपए, कर सकता है? ट्रेडिंग हमेशा कम पैसे से ही होता है, लेकिन उसमें समय लगता है। बीज इतना छोटा ही होता है, किसी को बहुत बड़ा बरगद का पेड़ लगाना है, इतना बड़ा बरगद का बीज नहीं आएगा, बीज छोटा ही आएगा। जितने बड़े बड़े बिल्डिंग बने कम पैसे से ही शुरू किए, समय मांगता है ये। और ये समय इंडियन इन्वेस्टर के पास कम है। इंडियन नहीं, ग्लोबल। वो तो रवि सर को देख रहा, बोला अरे रवि सर का नेटवर्क इतना है, हमको ये ऐसा बनना है। वो आपका संघर्ष थोड़ी देख रहा है। सर देखिए, व्यापारी ना रोलेक्स और बीएमडब्ल्यू दिखाने के लिए नहीं रखता है। हम गोल्फ खेलते हैं, मुझे गोल्फ का जीव नहीं समझ में नहीं आता है पूरी तरह से। एक भी टूर्नामेंट आज तक नहीं जीता हूँ, हर जगह लूजर हूँ। हम लोग उससे मिलने जाते हैं गोल्फ में, अभी भी गोल्फ के ड्रेस में इसीलिए हूँ मैं, कि वहां लोग मिल जाए। मिलते ही मिलते हैं संगति। तो किसी को देख के आप मत कीजिए, इंस्पायरेशन से नहीं चलता, मोटिवेशन कुछ नहीं होता। मोटिवेशन मैं मोटिवेट हूँ कि फलाने डॉक्टर तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। जो तनाव है मिडिल ईस्ट का, इसमें लोगों को निवेश मतलब आगे निवेश अलग अलग सेक्टर में देखिए करना है सर, कि नहीं करना है? ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। ट्रेडिंग में नीचे जाने में पैसा बनता है, ऊपर जाने में पैसा बनता है। निवेश में सिर्फ ऊपर जाने में बनता है। अभी मिडिल ईस्ट के तनाव में कौन से बाजार की बात करें, इंडियन मार्केट या इंडियन मार्केट? इंडियन मार्केट का स्थिति अभी थोड़ा सा और डमाडोल है, ये बहुत बड़ा रिटर्न अभी देने वाला नहीं है। लेकिन यूएस मार्केट इस मिडिल ईस्ट के तनाव में रॉकेट बना हुआ है। पाकिस्तान का मार्केट एक साल में 43% ऊपर है। पाकिस्तान? जी, पाकिस्तान का मार्केट, इंडियन मार्केट -9% नीचे है। मैं ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के डेटा पे जाइएगा और आप सिर्फ मार्केट पे सर्च करके इंडेक्सेस पे सर्च कीजिएगा और एक साल का डेटा निकालिए। मस्कट का मार्केट +90% पे है, यूके का मार्केट प्लस में है, अमेरिका का मार्केट 30% प्लस में है, चाइना का मार्केट 24% प्लस में है, कनाडा का मार्केट 36% प्लस में है, सिंगापुर का मार्केट 25% प्लस में है। तो कौन सा मार्केट, इंडियन मार्केट में अभी बाजार ये अनाउंसमेंट के बाद तो अगर इसको अपील को अगर ये ऑर्डर में जिस दिन ले आए ना, बाजार और रुक जाएगी। ये लॉकडाउन वाला पेंडेमिक नहीं है। लॉकडाउन का जो पेंडेमिक था वो अलग पेंडेमिक था, ग्लोबल पेंडेमिक था। हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर आ रहे थे। ये इंडियन पेंडेमिक है, ग्लोबल पेंडेमिक नहीं है। मिडिल ईस्ट का तनाव जिस दिन भी खत्म होता है और कम होता है, भारत इंडियन मार्केट के लिहाज से कौन से सेक्टर ज्यादा बढ़ सकते हैं? सर सेक्टर वाइज नहीं होता सर। एक माँ बाप के 5 बेटे होते हैं। एक टेलीकॉम में 5 कंपनियां हैं, आरकॉम, एमटीएनएल, टीटीएमएल, आइडिया और एयरटेल। तो एयरटेल बढ़ेगा ना। आप बोलेंगे कि टेलीकॉम सेक्टर में आप आरकॉम में पैसा लगा बैठे, तो सेक्टर वाइज कुछ नहीं होता। ये लोगों की बेवकूफी है। इस सेक्टर चोर सब जगह है। लोग बोलते हैं सारे बिहारी चोर होते हैं, तो चोर भी सब जगह है, अफसर भी सब जगह, ईमानदार भी सब जगह है, संत भी सब जगह है।
अब रैपिड फायर राउंड है सर, 15 सवाल होंगे आपसे। पूछिए ना सर। जानता है शेयर मार्केट गहरी रिसर्च या किस्मत का खेल है? सर ये रिसर्च ज्यादा करने वाले ही फेल हो जाते हैं, किस्मत तो बिल्कुल नहीं है। नॉलेज, और नॉलेज हमेशा समय के साथ ही आता है, कोई बुक्स पढ़ने से इसका नॉलेज नहीं आता है। ठीक है। जमुई का लिट्टी चोखा या सिंगापुर का फाइन डाइनिंग? सर हमको दाल भात चोखा सबसे ज्यादा पसंद है। चावल दाल चोखा। कारण यह है ना कि बचपन से जीव को वही समझ में आ गया है। यूएस में कैसे खाते हैं चावल दाल? नहीं नहीं, अब खाते तो सब कुछ हम है, सब कुछ खाते हैं, लेकिन जो आप पूछिए टेस्ट में पूछे। पीएम मोदी का एक फैसला जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, मतलब लगा कि ये प्रभावशाली फैसला है। देखिए सर, मेक इन इंडिया का फैसला तो प्रभावशाली था, लेकिन वो करेंगे नहीं ना, करेंगे तो लोग। मेक इन इंडिया होगा, हम अगर दुनिया में कंज्यूमर या प्रोडक्ट बेस पे सबसे अच्छा करेंगे तो हमारा देश बाय डिफॉल्ट आगे बढ़ेगा। मतलब जमीन पर वो इफेक्टिव नहीं विकसित भारत पॉलिटिक्स से नहीं बनेगा, विकसित भारत व्यापार से बनेगा। राहुल गांधी की आर्थिक समझ को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? सर नो कमेंट सर, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता नहीं हूँ। नहीं, लेकिन इकोनॉमिक्स पे वो बोलते रहते हैं। नहीं सर, मैं टीवी का बाइट्स देख के हम किसी की कैरेक्टर एसेसिनेशन को नहीं। सर सबसे सुरक्षित निवेश सोना या रियल एस्टेट? सर रियल एस्टेट अगर मुझसे पूछा जाए तो रियल एस्टेट इज नॉट द रियल एसेट्स। रियल एस्टेट में बड़े जो रिटर्न है, अगर रियल एस्टेट गोल्ड में तो गोल्ड को फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा, और अगर सब में इक्विटी में तो इक्विटी को फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा मैं। ट्रेडिंग के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान कितना हुआ था और उस पर क्या सॉरी सर, अमाउंट इसलिए डिस्क्लोज करूंगा कि इनकम टैक्स वाले बहुत नजर रखते हैं, क्योंकि मेरा बहुत सारे कंट्री में है। इट वाज इन करोड्स, और एक ही बार हुआ है आज तक, लॉकडाउन के दौरान। उसके पहले उसके बाद नहीं हुआ, क्योंकि हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। जब इतना बड़ा परसेंटेज बता देता हूँ, मैक्सिमम 0.5%, मैक्सिमम हम स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं। ब्रेक लगाते हैं ना, तो एक्सीडेंट नहीं होता। तो वही मतलब कैसा लगता है, नुकसान तो नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी कर ले, हम जहां थे वहां से ऊपर ही हैं। अगर आज रवि यार कुमार खत्म भी हो जाता है, मान ली फेल हो जाता है पूरी तरह से, तो आज जहां में नोनी में थे उस स्थिति से तो बहुत ऊपर बने हुए हैं ना। आज हम कहते हैं कि जी फलाना आदमी बैंकरप्ट हो गया, फलाने व्यापारी बैंकरप्ट हो गए, तो वो हम लोग से हजारों करोड़ ऊपर बैठा हुआ बैंकरप्सी के बावजूद भी। सर अगला मल्टी बैगर सेक्टर कौन सा आपके हिसाब से? डिफेंस, एआई? सर सारे सेक्टर मल्टी बैगर हैं अगर आप ढंग से करें तो, नहीं तो आपको मल्टी बैगर बना देते हैं। डिफेंस के साथ सेक्टर वाइज ट्रेड नहीं होता, ट्रेड होता है स्टॉक वाइज। अब तो यहाँ तो निर्मला सीतारमण जी बजट का भाषण कर रही होती हैं और उसी समय जिस सेक्टर में सरकार पैसा लगा दे वो सेक्टर बूम कर जाता है। शेयर मार्केट दो तरह के लोग हैं, एक है पब्लिक और एक है प्रोफेशनल्स। पब्लिक तो कहीं भी लगा रही है ना, प्रोफेशनल जहाँ पैसा लगाएंगे वहां पे लगाएंगे। इसका एक अच्छा पॉडकास्ट करेंगे 1.5-2 घंटे को, क्योंकि पता है कुछ बातें ऐसी है ना, अगर मुझे लोगों को इम्प्रेस करना है, बोल दूंगा इस सेक्टर में ये सेक्टर अच्छा है, इम्प्रेस करना है, लेकिन दिस नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू टीच गाइड एनीवन इन 1 आवर। पॉलिटिक्स या बिजनेस? मौका मिलेगा तो बिजनेस, क्योंकि दुनिया में व्यापारी राज करता है सर। पॉलिटिकल गद्दी आती जाती रहेगी, झूठ सच बोलना पड़ता है। सबसे बड़ा डर क्या है, मंदी या युद्ध? सर अब वो वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा, जो लोग कह रहे हैं ना वो नहीं होगा। ये सब आर्थिक मंदी वाला चल रहा है। मंदी डर है रिटेल ट्रेडर के लिए, प्रोफेशनल्स के डर नहीं है। युद्ध वो सोच रहे हैं कि अब वर्ल्ड वॉर 3 होगा, परमाणु बम फटेगा, ये अब सब किधर भभकी है, वो सब कुछ नहीं होने वाला है। आपका रोल मॉडल सर? एलन मस्क, वॉरेन बफेट? नहीं सर, मेरे रोल मॉडल अब इस दुनिया में नहीं रहे। श्री राम आचार्य जी थे, मुंशियारी के इस दुनिया में नहीं रहे, जिनको मैं मानता हूँ। और एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे बहन के थार, और दूसरे इकोनॉमिस्ट रहे मार्क डगलस। तो मैं उन लोगों को पर्सनली जानता था। 2015 में मार्क डगलस चले गए, 2022 में बहन के थार चले गए। तो मैं जो भी हूँ इन्हीं दोनों के ज्ञान की वजह से। ये जो फ्रीबीज कल्चर है हमारे यहाँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से पहले फ्रीबीज की घोषणा करती है, इसको आप कैसे देखते हैं? देश के लिए वरदान है कि श्राप है? दिस इज स्वीट पॉइजन फॉर द कंट्री। श्राप है। बाकी देशों में होता है ये? जहाँ होता है, सबसे ज्यादा फ्रीबीज था दुनिया में वेनेजुएला में। रिजल्ट आपके सामने है। इतना तेल होने के बावजूद भी, अब आप कहते हैं ना कि तेल आने के बाद क्राइसिस खत्म हो जाएगा। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर कंट्री, और तेल उनके पास इतना था। सिर्फ फ्री बीज की वजह से वेनेजुएला आज
खत्म हुआ। जो रवि आर कुमार साहब को आज सुन रहा है, वो ऐसे युवा जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उनको सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहिए या स्टार्टअप का रिस्क लेना चाहिए? सर बिजनेस का रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क तो वहां भी है ना। सरकारी नौकरी आईएएस आईपीएस तब तक ये अच्छा लगता है जब तक गद्दी मिल ना जाए, मिलने के बाद वो भी अच्छा नहीं लगता है। और ये मैं हजारों आईएएस आईपीएस से मिलने के बाद ये स्टेटमेंट बता रहा हूँ, उनका जीवन सबसे ज्यादा इनसिक्योर्ड है। ओके। जी। डॉलर की बादशाह हमेशा बनी रहेगी या आने वाले समय में आपको रुपया मजबूत होता दिखता है? रुपया मजबूत कमजोर एक अलग टॉपिक है, लेकिन डॉलर की बादशाही तब तक रहेगी जब तक अमेरिका के पास इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं। ट्रम्प तो अगली बार नहीं बनेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन डॉलर रहेगा, गूगल रहेगा, चैट जीपीटी रहेगा, आपका टेस्ला रहेगा, स्पेस एक्स रहेगा, ट्विटर रहेगा, एनवीडिया रहेगा। बिहार का भविष्य क्या जमुई कभी आईटी हब बन सकता है? जम्मू में सही से इंटर कॉलेज बन जाए मेरे गांव में, वही हम अब देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे ये नहीं पता। हाई स्कूल तो आज तक नहीं देख पाए, आप आईटी हब की बात कर रहे हैं। अभी ट्रम्प गए हैं चाइना करीब 11 ट्रिलियन इकोनॉमी लेके, मतलब हाँ, ऐसे ऐसे उसमें बिजनेस हाँ, लीडर्स हाँ, हैं। भारत में जब नाम आता है तो हमारे पास कुछ गिने चुने नाम हैं, बिल्कुल उसमें अंबानी, बिल्कुल। अडानी, और ये कहानी आगे दो चार नाम के बाद खत्म हो जाती जी है। जी जी जी। भारत अमेरिका जैसा हो, भारत को ऐसे कितने अंबानी अडानी चाहिए? सर अंबानी अडानी एक दिन में नहीं बनेंगे। अभी हमारे पास 100 बिलियन के ऊपर सिर्फ 4 कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक। सिर्फ 4 कंपनी हमारे पास, सॉरी टीसीएस, टीसीएस। 4 कंपनी हमारे पास है जो कि 100 बिलियन डॉलर के ऊपर है। उनके पास 70 कंपनी ऐसी है जो कि मतलब 50 बिलियन के ऊपर है, और उनके पास 14 कंपनी ऐसी है जो ट्रिलियन के ऊपर है। टेस्ला 1.5 ट्रिलियन, ब्रॉडकॉम 1.6 ट्रिलियन, माइक्रोसॉफ्ट 4 ट्रिलियन, एप्पल 3.84 ट्रिलियन और एनवीडिया 4.94 ट्रिलियन। तो मिलीनियर को ट्रिलियनियर से मत लड़वाइए। भारत के पास असीम संभावनाएं हैं। किसी एक प्रोडक्ट पे पहले मास्टरी हासिल करे, अपने देश में कंट्रोल करे, तो उससे इंडिपेंडेंसी बढ़ेगी। आज आईटी का जमाना है, टेक का जमाना है, एआई का जमाना है। हम एक भी प्रोडक्ट पे अपने आप पे डिपेंडेंट पूरी तरह से नहीं है। हमारे यहाँ एक कल्चर है कि जिसके पास पैसा ज्यादा है या फिर कोई उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, उसको गाली देने का कल्चर है। वो पॉलिटिकल लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं और कई बार तो ये एकदम मुहिम बन जाता है कि देखो बिजनेसमैन को जमीन दे रहे हैं, बिजनेसमैन जमीन खरीद रहा है, बिजनेसमैन बर्बाद कर देगा, सस्ते में जमीन मिल गया। ये जो कल्चर है, क्या ऐसा यूएस में भी है? और जब तक ये कल्चर है तब तक और अडानी अंबानी कैसे बने? ऐसा कल्चर यूएस में है, बहुत बड़े लेवल पे जाके, हायर लेवल पर एकदम। बहुत बड़े लेवल पे जाके, लेकिन वो लिमिटेड टू वन स्टेट है, नॉट लिमिटेड टू इंटायर कंट्री है। लिमिटेड टू वो भी डायरेक्ट। यहाँ तो मानवाधिकार नाम का कोई विषय ही नहीं है। जो हमारे दर्शक आपको सुन रहे होंगे, उन्होंने प्रधानमंत्री को भी सुना है। ये जो कुछ आप देख समझ रहे हैं और पूरी कहानी आपके आंखों के सामने है, फिर वही बता दीजिए कि हमारा वाला जो ग्लास है वो आधा भरा हुआ है, हम लोगों को आधा और भरना है, या पूरा ग्लास खाली है? ईमानदारी पूर्वक अभी हम लोग 70% खाली है। 70%। जब तक इंडिपेंडेंसी, आज तेल की इंडिपेंडेंसी है, प्रोडक्ट के लिए इंडिपेंडेंसी है, मोबाइल फोन के लिए इंडिपेंडेंसी है, गूगल के लिए इंडिपेंडेंसी है, क्लाउड के लिए इंडिपेंडेंसी है, तो ये हम, आप ये हिंदी भाषी सेशन है, इसको ट्रम्प को समझ में नहीं आएगा, ये चाइनीज को समझ में नहीं आएगा, भारतीय को समझ में आएगा। अपने लोगों से आप झूठी भाषा बात करने बोलते हैं, कहते हैं, बोलता हूँ इंडिया इज ग्रेट, वी आर 100% फूड, वी आर डूइंग ग्रेट, लेकिन झूठ है। हम डिपेंडेंट है अपने। अगर दें क्या कहा, पहली बात बोली, क्या हम ईमानदारी वाली भाषा सुनना चाहते हैं कि हम टीआरपी वाली भाषा सुनना चाहते हैं? ईमानदारी वाली भाषा ये है, टीआरपी वाली भाषा वो है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि सर, बहुत शानदार बातचीत रही। और मुझे लगता है कि ये मार्केट बिजनेस, इससे ज्यादा जो आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो जमीन से उठकर वहां तक बैठा है और उसको दुनिया दिख रही है,
तो आपने सच्ची बात की है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर।